है सर। आज हमारे साथ में प्रेमजीत जी सिरोही हैं, जो कि एक बिल्कुल इसी प्रकार के थिंकर है, रैशनल थिंकर है, जो कभी किसी कम्युनिटी की, किसी समुदाय की पक्ष नहीं लेते। जो बात होगी वो आपके सामने खड़ी होगी, अगर उसमें आपकी गलती होगी तो वो आपकी गलती भी बताने से नहीं चूकते, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो बिना टाइम जाया किए मैं स्वागत करता हूँ प्रेमजीत जी सिरोही का। स्वागत है सर आपका। जी सर, सभी लोगों को नमस्कार। जी। तो प्रेमजीत जी, जो दर्शक आज हमारे हमको देख रहे हैं या आगे जाकर जो देखेंगे, उन लोगों के लिए आप अपना परिचय अपने शब्दों में इनके सामने रखें। जी, मेरा नाम जैसे कि उन्होंने बताया प्रेमजीत सिरोही मेरा नाम है। और यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट एक एनजीओ है जो अभी पिछले साल ही जनवरी में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और उस एनजीओ के तहत एक एक ऐसी पूरी व्यवस्था है जो इन सारे डरों को, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए लिखी गई है, जिसका नाम है संपूर्ण समाधान। जिसमें कि अभी जो सर हैं वो बता रहे थे कि सिविल वार हो सकती है। उसके कई कारण हैं, जिनमें से कुछ एक कम्युनिटी में भी हैं, और उसको ऐसा रोका जा सकता है कि कोई जो कॉमन लोग हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, न्यूट्रल लोग हैं, वो इन चीजों को ठीक कर सकते हैं या इसमें अपनी एक भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं उसी तरह के लोगों में से एक आदमी हूँ। और मेरा जो पक्ष है वो इस बात के लिए है कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सब लोग रहते हैं, सब कैसे अधिक से अधिक सुखी हो सके और उनके जो दुख है वो कम से कम हो सके, अधिक से अधिक कम हो सके या बिल्कुल खत्म हो सके। इसी बात के लिए मैंने एक व्यवस्था लिखी है, और उस व्यवस्था का नाम है संपूर्ण समाधान। तो आगे जब चर्चा चलेगी तो उसके बारे में जगह जगह पर आपको बात जानने को मिलेगी। और ज्यादा जानने के लिए आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। वो फ्री में पीडीएफ और ऑडियो में आपको उपलब्ध रहती है। तो वो सब आपको कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, वो सब आपको वो बताएंगे, वो बता भी रहे हैं। ये संपूर्ण समाधान जो आप देख रहे हैं सामने, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट। तो ये एक यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, ये एक यूट्यूब चैनल है हम लोगों का। और उस पर आपको ये सारे वीडियो जिसके बारे में सारी, और ये ऑडियो में भी बुक, और वहाँ पे पीडीएफ में भी फ्री बुक आपको ये उपलब्ध रहती है। तो एक मैंने उसमें एक ऐसा पूरा सिस्टम लिखा है कि जो लोगों के हिसाब से है। अब तक जो सारे सिस्टम थे, जिन्हें आप हिंदू सिस्टम बोले, मुस्लिम सिस्टम बोले, ईसाई सिस्टम बोले, सिख सिस्टम बोले, वो भी एक सिस्टम ही थे अपने अपने समय के, उस समय के। जो उनको जो समझ आई उन्होंने वैसा जीने का एक ढंग तरीका उन्होंने लिख दिया। अब चूंकि वो उतने ठीक नहीं थे तो उनमें अमेंडमेंट भी होते रहे, बाद में दूसरे दूसरे धर्म सिस्टम भी आते रहे, जिन्होंने भी उतना काम नहीं किया अब तक, और ये सिलसिला लगातार है। अब एक ऐसा सिस्टम है कि जो जिसमें आप जैसे जीना चाहेंगे वैसे जी सकेंगे। जो सिस्टम आपके लिए है, वो सिस्टम ऐसा करके नहीं है कि पहले सिस्टम बना दिया और फिर लोगों को कह रहे हैं कि अब आप इसके हिसाब से सेट हो जाइए। लोगों को पकड़ के उसमें सेट कर रहे हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम सिख बन जाओ, तुम आस्तिक बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम इसको मान लो, तुम उसको मान लो। नहीं, जैसे आप हो, नेचर में जैसे आप पैदा हुए हो, आप जैसे जीना चाहते हो, आपके अंदर से जैसी इच्छा पैदा होती है जीवन जीने की, ऐसा कोई सिस्टम जो आपको आपके हिसाब से जीने का पूरा प्लेटफॉर्म देता हो, जीने की पूरी व्यवस्था देता हो, ऐसा सिस्टम संपूर्ण समाधान सिस्टम मैंने लिखा है। और वो ऐसा है कि नहीं है, ये आप उसको स्टडी करके जान समझ सकते हैं। और उसके लिए एक ओपन मंच बनाया है जहाँ पे हर आदमी आके वो वक्ता के तौर पे या प्रश्नकर्ता के तौर पे या श्रोता के तौर पे वहां आ सकता है। वो पूरा ओपन मंच है, और वहाँ इस सिस्टम को जैसे भी चाहे वैसे वो क्रॉस चेक कर सकता है अच्छी तरह से, कि जैसा ये बोला जा रहा है वैसा ही है या नहीं है, या वैसा ही क्यों है, या क्या है सब कुछ। तो ये मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और ज्यादातर घूमता रहता हूँ, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि इसमें जगह जगह जाना होता है, जगह जगह मीटिंग्स होती रहती हैं। कई देशों में ये काम स्टार्ट हो चुका है, जैसे रशिया में चल रहा है, पाकिस्तान में भी कुछ एक हिस्से में
इसको लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी अब ये श्री जो प्रोफेसर उत्पल सर जी हैं वो अ, वहाँ पे इसको जान समझ रहे हैं पूरी तरह से, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी ये शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से जगह जगह इस पर चल रहा है, अलग अलग भाषाओं में ये बुक ट्रांसलेट हो रही है। जो संपूर्ण समाधान बुक है ये अभी आपको हिंदी में उपलब्ध है जो मैंने लिखी है, उसके बाद इंग्लिश में आपको उपलब्ध है, रशियन भाषा में उपलब्ध है, और बंगाली भाषा में उपलब्ध है। अभी ये 4 भाषाओं में आपको उपलब्ध है, और आगे इसके ट्रांसलेशन होते जाएंगे। इसको हम लोग सोच रहे हैं कि हर एक लोकल लैंग्वेज में इसको हम लोग ट्रांसलेट कराएंगे, और सब लोग इसको पढ़ें, ऑडियो में भी, और उसके वीडियोज भी होंगे, इस तरह से प्रोवाइड कराने की कोशिश कर। और ये एम है उस पूरा के पूरी दुनिया। अभी तो जैसे पूरी दुनिया में 200 के आसपास देश है, तो हम लोग ये पूरी वर्ल्ड वाइड व्यवस्था है कि सारे देश एक साथ हो जाएं, और इसमें आर्मी की लड़ाई और पुलिस की लड़ाई और ये सीमाओं का विवाद ये सब खत्म हो जाए। वैसे ही जैसे 556 रियासतें भारत में थी, तो उनमें आपस में कटपट कटपट लड़ाई धड़ाई होती रहती थी। तो जब से वो एक भारत बना है, वो 556 रियासतें एक हुई हैं, तो अब वहां लड़ाई नहीं होती है तीरों तलवारों से, इस तरह की चीजों से। तो कम से कम वो चीजें दूर हो गई। अब वहां नहीं सेना खड़ी होती है एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन अभी दो देशों के बीच खड़ी होती है। तो दो देशों के बीच भी ये समस्या सुलझ जाएगी इस कॉन्सेप्ट से कि जब सारे देश एक ही हो जाएंगे, तो सीमाओं के विवाद भी खत्म हो जाएंगे। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, इधर उधर सब सारे के सारे सेटल हो जाएंगे। इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। तो अब आगे जैसे जैसे सर प्रश्न पूछेंगे या वो बोलेंगे, तो वैसे वैसे इसके बारे में आप धीरे धीरे जानते चलेंगे। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था शॉर्ट में मेरा, और ये जो एक पूरी संकल्पना है, पूरी पूरी व्यवस्था है उसका। जी जी, तो आप सबने जाना प्रेमजीत जी के खुद के शब्दों में, उन्होंने उनका एक यूट्यूब चैनल है, मैंने जैसा आपके साथ में भी शेयर किया था, मैं एक बार फिर से आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के नाम से इनका ये यूट्यूब चैनल है, आप सबको नजर आ रहा होगा तो स्क्रीन। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सर आपको? इधर तो नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ शायद दिख रहा होगा जी। यूट्यूब पे। और इसी नाम से यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट नाम से ही फेसबुक पेज ये भी है। इसमें जी ये अभी लोड हो रहा है, तो वो एक फेसबुक पेज भी है सर का, जिसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इनके चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इनके जी सारे वीडियोस देख सकते हैं। फेसबुक पे ये अक्सर लाइव होते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव होते हैं, तो आप वहां पर भी जाकर इनसे जुड़ सकते हैं। तो सर, एक देश को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके जो नागरिक हो वो इतने शिक्षित होने चाहिए कि वो आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए क्या अच्छा बुरा है, कम से कम उतनी समझ उनमें आ जाए। और शिक्षा को हम मानते हैं कि वो समझ शिक्षा उनको दे सकती है, अब चाहे वो नैतिक शिक्षा हो, चाहे या आज हमारे जो स्कूल कॉलेज के अंदर जो शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा हो। इसके ऊपर सर आपने एक शिक्षा के ऊपर आपने एक वीडियो भी बनाया है, मैंने काफी उसको देखा है, शिक्षा व्यवस्था का एक परिचय जो वीडियो के नाम से वीडियो आपने बनाया है। तो आज की हमारी जो शिक्षा पद्धति है, आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हिंदुस्तान का, आप क्या मानते हैं वो कितना सही है? अगर सही नहीं है तो उसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है, ताकि एक जो नागरिक है जो सड़क पर चलते कूड़ा फेंक देता है, या ये जानते हुए भी कि आज हमारे गांवों में पानी नहीं है और वो पानी की बर्बादी करता है, तो वो क्या समाधान है हमारी शिक्षा व्यवस्था में जिनसे एक नागरिक एक नैतिक शिक्षा अच्छी तरीके से ले पाए? जी जैसा कि आपने आपके आपके प्रश्न से ही इंगित है कि अभी नैतिक शिक्षा और उस प्रकार की शिक्षा, लोग सोचते हैं कि शिक्षा से सारे लोग समझदार और इंटेलिजेंट और उतने सब समझदार हो जाते हैं, या हो सकते हैं, या हो जाएंगे किसी भी प्रकार की शिक्षा से। तो इसे हमें थोड़ा समझना होगा कि शिक्षा का मतलब क्या रहता है। शिक्षा का मतलब रहता है कि एक वो शिक्षा दो प्रकार की रहती है। जैसे एक बेसिक शिक्षा होती है और एक एडवांस शिक्षा होती है। बेसिक में तो वो रहता है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर आदमी को
उन बातों से दो चार होना पड़ता है, उन बातों की उसको जरूरत पड़ती है जिसमें एक भाषा होती है, अप टू एक लिमिट तक गणित होता है, कुछ एक जनरल नॉलेज होती है जो उसे अपने जीवन में आती है कि भाई मोबाइल होता है ऐसे चलाया जाता है, कंप्यूटर होता है ऐसे चलाया जाता है, बसें होती हैं उनमें ऐसे बैठा जाता है उतरा जाता है, ऐसे एक, एक जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है। और एक एक लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है जो आदमी सब समझते हैं कि भाई लाइफ क्या है, मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, क्या करूँ। एक लाइफ की थीम होती है कि अच्छा इसलिए मैं जीऊँ, या ऐसे लोगों से व्यवहार करूं या ये करूं। तो ये एक रोजमर्रा के जो एजुकेशन होती है वो एक बेसिक एजुकेशन है। तो बेसिक एजुकेशन तो लगभग सब लोग ले सकते हैं, लेकिन जो एडवांस एजुकेशन होती है उसमें तो सबका जाना संभव नहीं होता, क्योंकि सबके पास उस प्रकार का दिमाग जन्म से नहीं रहता है। सबके अपने अपने अलग अलग टाइप के दिमाग रहते हैं और अलग अलग लेवल के रहते हैं। जैसे शारीरिक ताकत के भी लेवल होते हैं अलग 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 अलग, कोई कमजोर होता है, कोई थोड़ा उससे ज्यादा पहलवान, कोई और थोड़ा ज्यादा पहलवान। ऐसे एक आपको एक ऐसे एक ग्राफ मिलेगा आदमियों में, लोगों में, और सभी जीवों में मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये केवल आदमियों में। और तो वैसे ही बुद्धि के लेवल भी जो है उसमें आपको ऐसे ग्राफ मिल जाएगा कि बहुत कम बुद्धि वाले आदमी, फिर उससे थोड़ी ज्यादा, फिर उससे थोड़ी ज्यादा, फिर उससे थोड़ी ज्यादा, और ऐसे भी मिलेंगे जिसमें बहुत बुद्धि ज्यादा होती है। तो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सब विकास इस तरह से होते हैं, और इस तरह के इतने तरह के आदमी भी होते हैं और उनकी जरूरत भी होती है। माने हम सबको साइंटिस्ट बना दें, ये ना तो ये संभव है और ना ये ठीक भी नहीं है। ठीक यूं करके नहीं है कि समाज में हमें हर प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें खेती के प्रोडक्ट भी चाहिए होते हैं, हमें जो बहुत सारे प्रोडक्शन है जिसमें बहुत विभिन्न प्रकार की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। अगर वो सब नहीं होगी तो वो सब प्रोडक्ट्स नहीं तैयार होंगे, तो नहीं नहीं हमें मिलेगा। तो हमें साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए होता है। और प्रकृति में हम देखेंगे कि ये नेचुरली हर प्रकार के लेवल, दिमाग के लेवल के लोग पैदा होते ही हैं, बाई बर्थ ऐसा होता ही है। तो होना क्या चाहिए शिक्षा में, कि लोगों के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, माने बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए। कि जो एक कॉमन एजुकेशन है, जो एक बेसिक एजुकेशन है, वो तो सबको मिले क्योंकि वो सबके काम की है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी एडवांस एजुकेशन है, वो चाहे जॉब बेस हो और चाहे वो रिसर्च बेस हो, वो सारी की सारी वो उनके इंटरेस्ट के आधार पे हो। कि जो आदमी जिस इंटरेस्ट वाला है, कोई खेती के इंटरेस्ट वाला है, खेती करने वाला है, खेती में भी पर्टिकुलर जो काम का उसको इंटरेस्ट है, तो उसे उसकी भरपूर नॉलेज मिले। इससे क्या होगा कि वो उस नॉलेज को ज्यादा अच्छे ढंग से ले पाएगा, बजाय ऐसा करने के कि हर बच्चे में हम सब कुछ भरने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई तू इतिहास का भी मास्टर बन, तू भूगोल का भी मास्टर बन, तू तीनों तीनों चारों तरह की विज्ञान का भी मास्टर बन, तू गणित का भी मास्टर बन, तू भाषा का भी मास्टर बन। नहीं, वो वो नहीं बन पाता कुछ भी, वो इसी में घसटता पसटता रह जाता है। खाली वो थोड़े से बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने में बहुत ज्यादा जिनकी रुचि होती है, जिनको अच्छा लगता है पढ़ना, तो वो इसमें से निकल जाते हैं, वो थ्रो हो जाते हैं, और वो एक अच्छा पढ़ के और वो हमें दिखाते हैं कि देखो अच्छा ठीक है। लेकिन चूंकि बाकी सब ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते, तो वो रह जाते हैं और उन्हें इससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिलता है, क्योंकि उनकी तुलना उनसे की जाती चली जाती है। पूरे उनके शिक्षा लाइफ में पूरी उनकी तुलना उनसे होती रहती है। उन्हें बार बार हतोत्साहित होना पड़ता है, उन्हें बार बार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना पड़ता है। जितनी बार टेस्ट होता है, जितनी बार एग्जाम होता है, उन्हें हर बार हतोत्साहित होना पड़ता है, उन्हें हर बार इंफीरियरिटी हीन भावना से ग्रसित होना पड़ता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उन्हें होने लगती है। और जो पास हो रहा है उसको भी ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ महान हूं, मैं कुछ दिव्य हूं, मैं कुछ ऐसा हूं। वो एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाने लगता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। अब ये दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, इससे उनके व्यवहार कोई अच्छे नहीं होते। वो एक दूसरे को या तो हीन भावना से या तो उच्च भावना से ऐसा देखते हैं, जो कि ये बात नेचुरल नहीं है। चूंकि हम हमारा पूरा सिस्टम है, हमें सब कुछ चाहिए होता है, तो हमें हर चीज चाहिए हमारे जीवन में। हमें खाना भी चाहिए, हमें दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, हमें तिलहन भी चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए, हमें ड्राइवर भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए ना। सब कुछ होगा तो सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे।
तो इस हिसाब से सभी चीजों की वैल्यू एक समान होनी चाहिए, क्योंकि बिना खाए हम नहीं रह सकते, बिना ड्राइवर के हम नहीं रह सकते, बिना एसी के हम नहीं रह सकते, बिना वैज्ञानिकों के हम नहीं रह सकते, बिना डॉक्टरों के हम नहीं रह सकते, बिना मैनेजमेंट के हम नहीं रह सकते। सब चीज की तो हमें जरूरत है। तो बिना चश्मे के मैं नहीं रह सकता। तो फिर ऐसा क्यों कि वैज्ञानिक की जो अ, बात है वो ज्यादा, या उद्योगपति का जो मूल्य है वो ज्यादा, और जो इस चश्मा बनाने वाला एक आदमी है उसका मूल्य कम, ऐसा क्यों? तो ये गलत अर्थशास्त्र है। ये अब तक गलत ढंग की शिक्षाएं, गलत ढंग का अर्थशास्त्र, गलत ढंग का मैनेजमेंट चलता आया पीछे से, जिस वजह से ये सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी बेकार हो रखा है। तो ये सारी चीजें में हमें पूरा विचार करना पड़ेगा, पुनर्विचार, जो कि मैंने किया है, और आप मेरे वीडियोस देखेंगे इन सभी विभिन्न विषयों पर, तो आप पाएंगे। तो शिक्षा के ऊपर भी है, अर्थशास्त्र के ऊपर भी है, सभी चीजों के ऊपर है, राजनीतिक मॉडल के ऊपर भी है। सब शायद ही कोई ऐसा आप विषय देखेंगे जिस पर मैंने अपनी बात नहीं रखी हो। तो उसको आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ सभी लोग, वो चाहे कोई भी काम करते हो, वो चाहे कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस देते हो समाज में, जैसे चाहे आप रिक्शा चलाने वाला बोलते हैं, जैसे चाहे आप लेबर बोलते हैं, वो भी इतना जरूरी है कि उसके बिना इनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर बढ़िया बिल्डिंग ना बने तो वहां वैज्ञानिक कहाँ बैठ के रिसर्च करेगा? अगर बढ़िया बिल्डिंग ना बने और उसमें बढ़िया साफ सफाई ना हो तो कहाँ डॉक्टर बैठ के इलाज करेंगे? बैठेंगे ऐसी जगह में जहां 4-6 दिन सफाई ना हो? डॉक्टर बैठ सकेंगे क्या? मरीज वहां आ सकेंगे क्या? हॉस्पिटल हॉस्पिटल होगा क्या? नहीं होगा, वो कचरे का डिब्बा बन जाएगा। तो हर जॉब की, हर कर्म की इंपॉर्टेंस हमें अब बराबर करनी होगी, जो कि अभी बराबर नहीं है। अभी मांग और आपूर्ति के आधार से उनकी सैलरीज और उनके श्रम का मूल्यांकन होता है, जो कि बिल्कुल ही वाहियात बात है, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है और बिल्कुल अशास्त्रीय बात है। इसे शास्त्र हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस बात से किसी आदमी के श्रम का मूल्य तय कर रहे हैं कि वो श्रम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और उसकी मांग कम है, तो भाई हम तुम्हें 8,000 रुपए देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और कोई श्रम ऐसा है कि जिसमें करने वाले कम है कोई भी कारण से, और उसकी मांग ज्यादा है, हाँ भाई तुमको हम 2 करोड़ रुपए महीने का देंगे। ये क्या बदतमीजी है? ये तो बदतमीजी है ना लोगों के साथ में। ये तो बदतमीज टाइप का अर्थशास्त्र है जो ऐसे सिद्धांत पर काम करता है। अब इसको सिद्धांत भी क्या बोलेंगे? ये कोई सिद्धांत है? सिद्धांत तो भाई कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिससे लोगों का भला होता है, जिससे सारे लोगों की जिंदगी अच्छी होती है, उनके दुख दूर होते हैं, उनके उनको सुख उनके सुख बढ़ते हैं। चिकित्सा को एक शास्त्र कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो लोगों का इलाज करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, उनके शारीरिक मानसिक दुखों को दूर करते हैं, तो इसलिए उसे शास्त्र कह सकते हैं। अब ये अर्थशास्त्र उसको बोलते हैं। अर्थशास्त्र कहाँ से हो गया? जो वो भी बेचारा 8 घंटे मेहनत कर रहा है, वो भी अपना पूरा योगदान दे रहा है, एक डॉक्टर भी दे रहा है, और डॉक्टर जो है वो 2-3-4-5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, और वो 4-5 हजार भी नहीं कमा पा रहा है। ये कौन सा टाइप का अर्थशास्त्र हुआ भाई? क्या डॉक्टर बिना खाने के रह सकता है? तो जब डॉक्टर बिना खाने के नहीं रह सकता है, तो जो आदमी उस खाने को पैदा कर रहा है उसकी हालत इतनी गरीब क्यों है? उसके श्रम की वैल्यू इतनी कम क्यों है? बोले वो मांग और आपूर्ति। तो मांग और आपूर्ति क्या सिद्धांत? ये कोई शास्त्र है क्या? शास्त्र होता है भाई वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए, वेल लोगों के दुखों को दूर करना चाहिए और लोगों के सुखों को बढ़ाने वाला होना चाहिए। उसे शास्त्र बोलेंगे, उसे शिक्षा बोलेंगे। वो कुछ सीखने जैसी चीज है, वो कुछ ट्रेनिंग लेने जैसी चीज है। ऐसी ट्रेनिंग का, ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो लोगों में दुख बढ़ाती हो? अब उदाहरण के लिए देखिए अर्थशास्त्र में, आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी जितनी सारी प्रॉब्लम आ रखी है वो सब इसी की वजह से आ रखी है। आप देखेंगे मूल में क्या है कि आप जब बाजार जाते हैं तो कोई भी बाजार में मांग करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ये शर्त है आज आज तक के अर्थशास्त्र की, कि अगर आपके पास बदले में देने के लिए पैसा नहीं है तो आप उस चीज की मांग बाजार में नहीं कर सकते। जब आप बाजार में मांग नहीं कर सकते तो क्या होता है कि मांग उस चीज का प्रोडक्शन नहीं करता, क्योंकि बाजार तो भाई मांग के हिसाब से ही आगे काम करेगा ना। मांग होगी तब तो काम करेगा, मांग नहीं होगी तो फिर वो बना के रख के क्या करेगा?
उसका लॉस हो जाएगा। तो मांग नहीं है तो बाजार उस चीज का प्रोडक्शन नहीं करता, थोड़ी मांग है तो थोड़ा प्रोडक्शन करता है। अब थोड़ा प्रोडक्शन करता है तो थोड़े प्रोडक्शन को करने के लिए थोड़े लेबर की जरूरत पड़ती है, माने थोड़े श्रमिकों की, कार्मिकों की जरूरत पड़ती है। अब थोड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा ही रोजगार पैदा होगा। अब थोड़ा रोजगार पैदा होगा तो एक नियम यहां लगा रखा है कि भैया रोजगार से आपको आय होगी, माने पैसा आएगा, इनकम होगी। तो अब थोड़े लोगों के पास रोजगार है तो इनकम भी थोड़े लोगों को आएगी। अब उसमें भी कम सैलरी वाले लोग ज्यादा हैं और ज्यादा सैलरी वाले लोग कम हैं, तो कुल मिला के वही लोग मांग करेंगे और उन्हीं की पूर्ति होगी, वही लोग मांग करेंगे और उन्हीं की पूर्ति होगी। जो जिसकी जितनी कम सैलरी होगी या जिसके पास रोजगार नहीं होगा वो मांग कर नहीं पाएगा, वो तो उधार उधार में या वो जो सरकार से फ्री वाली स्कीमें चलती रहती है उनके सहारे जिंदा रहेगा, या भीख मांगेगा, या चोरी करेगा, या बैंक लूटेगा, या किसी को उधार लेके देगा नहीं, या शर्म आएगी तो सुसाइड करेगा। यही सब चीजें शुरू होंगी ना, सारे सारे जो अपराध है वो सब शुरू हो जाएंगे। और वो सारे सबके सब पैसे के लिए होते हैं, फिरौती हो, मर्डर हो, धोखाधड़ी हो, हम्म जितनी चिटफंड वाली सब चीजें चल रही, काहे के लिए चल रही है? पैसे के चक्कर में, कि वो जैसे करके दूसरे को बेवकूफ बना के पैसा इकट्ठा करके और भाग जाए। तो ये सब क्या हो रहा है? पैसे के लिए सारे अपराध लोगों को करने पड़ रहे हैं। क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि जितनी आय सभी लोगों को चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए, वो आय उनको सीधे सीधे ढंग से मिल नहीं पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि मांग ही नहीं है बाजार में, उतना काम ही नहीं है। क्योंकि मांग नहीं है तो उतना काम नहीं है, तो काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर से मांग नहीं है। तो अब क्या हो गया कि मांग जो है वो काम को दबा रही है, माने काम पैदा नहीं होने दे रही है, और काम पैदा नहीं हो रहा है माने आय नहीं हो रही है तो मांग नहीं बढ़ रही है। तो ये दोनों ही नियम एक दूसरे को दबा रहे हैं और एक दूसरे को मिनिमाइज करके रखते हैं। मांग बिना पैसे के नहीं हो सकती, ये मिनिमाइज करके रखता है कि रोजगार कम से कम होगा, और रोजगार कम से कम होगा ये मिनिमाइज करके रखता है कि मांग कम से कम होगी। तो ये अपने आप को मिनिमम मिनिमम पे करके रखते हैं। तो अब तक की जो अर्थशास्त्र की व्यवस्था है हमारे पास पूरी दुनिया में, वो मिनिमम वाली है, मैक्सिमम वाली नहीं है। वो मिनिमम वाली है और मिनिमम लोगों के हित के लिए है, और मिनिमम लोगों को वो ऐसा अधिकार देती है कि भाई तुम अच्छे से जी सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जो बोलती है कि भारत में 73% जो इनकम है, आय है हर साल, वो 1% आदमी की जेब में जाती है। माने इतना मिनिमाइज है कि ये जो 1% है, या इसको और थोड़ा सा बढ़ा दें तो 10% कर दें, तो ये जो 10% लोग हैं ऊपर के, जिनके पास ज्यादा धन संपत्ति है, केवल उनको अधिकार है कि वो जो चाहे मांग कर सकते हैं बाजार में, क्योंकि उनके पास बदले में देने को पैसा है। बस वो मांग कर सकते हैं, वो मजे में रहते हैं। उनके नीचे बाकी जितने भी 90% हैं, उसमें से जितना जितना नीचे आप जाते जाओगे उतना गरीबी बढ़ती जाती है और उनकी मांग कम होती चली जाती है। तो जब मांग ही नहीं हो रही है तो फिर ऐसे अर्थशास्त्र का क्या फायदा? ये अर्थशास्त्र हमने अडॉप्ट क्यों कर रखा है? ऐसा जंगली टाइप का गमारू अर्थशास्त्र। और इसको गमारू क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये कबीलाई सिस्टम से आया। जब दिमाग नहीं होता था, जब लोग जंगल में रहते थे, तो वो ऐसे ही लेन देन करते थे। बार्टर सिस्टम होता था ना, कि ले वो एक चीज तुम ले लो और बदले में हमें कुछ दे दो, अदला बदली करते थे। तो ये जंगली अर्थशास्त्र है, ये बहुत ना समझी वाला अर्थशास्त्र है, इसमें कोई समझ वाली बात नहीं है। अभी तो ये सब बदलना चाहिए ना। अभी अर्थशास्त्र ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको कोई लिमिटेशन ना हो मांग करने में, आपको जो चाहिए आप मांग कर लीजिए। तो मैंने जब इसकी जगह दूसरा सही वाला अर्थशास्त्र रखा, तो वो कैसा रखा उसको आप समझिए, उससे उससे आपको ये सारा मामला सुलझता हुआ सा नजर आएगा। कि मैंने मांग में से पैसा हटा दिया कि आपको जो मांग करनी है आप कर लीजिए, आपको जेब में पैसा देखने की जरूरत नहीं है मांग करते समय, आप मांग कर लीजिए आपको जो चाहिए। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिस आदमी को जो मांग करनी होगी वो मांग कर लेगा, माने मैक्सिमम मांग हो जाएगी ये नियम हटा देने से। अच्छा, फिर क्या होगा? ये सारी मांग पोर्टल में जाएगी, माने उसके पास जाएगी जो व्यवस्था इस मांग के हिसाब से
प्रोडक्शन करेगी, इसकी व्यवस्था करेगी, तो ये मांग उस तक चली जाएगी, तो वो इस मांग के हिसाब से उतना नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को मिला के वो इसका प्रोडक्शन कर देगी। अब वो इसका प्रोडक्शन कर देगी तो फिर इसकी डिलीवरी हो जाएगी जिस जिस एड्रेस से जो जो मांग आई होगी, हुई होगी उस हिसाब से। तो उधर से सैलरी हटा दी, क्योंकि अब आपको जब चीजें मांगने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है तो सैलरी में भी पैसे की जरूरत नहीं, तो पैसा हटा दिया पूरा, इधर से भी उधर से भी, दोनों जगह से हटा दिया, क्योंकि दोनों नियम एक दूसरे को मिनिमाइज किए हुए थे, तो मैंने दोनों तरफ से हटा दिया क्या पैसे की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपको जो चाहिए आप मांग कर लीजिए, और 25 से 50 साल के जो बीच के लोग हैं उन उनके ऊपर में एक नियम रहेगा कि आपको अपनी योग्यता और क्षमता और रुचि के आधार से कोई एक जॉब करना अनिवार्य होगा। रुचि ये सब आप बता देंगे सिस्टम को, और सिस्टम आपको आपकी रुचि के हिसाब से, एकदम रुचि के हिसाब से या उसके नियर बाई, जो भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी बताएंगे अपनी प्रायोरिटी, उस आधार से वो आपको वो जॉब दे देगी, और मांग उस मांग के हिसाब से आपको उसमें 4-6 घंटे, जो भी 4-5 घंटे का काम होगा पर डे का, वो आप उस हिसाब से करते रहेंगे और वो प्रोडक्शन होता रहेगा, और वो जिसकी जो मांग है वो वहां तक पहुंचता रहेगा। ये एक सिंपल सा अर्थशास्त्र है। इसमें क्या होगा कि जितनी आपको मांग करनी है आप कर सकेंगे, और मांग के हिसाब से प्रोडक्शन हो सकेगा, और प्रोडक्शन के हिसाब से आपको डिलीवरी होती रहेगी। और यही किसी अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है कि उसके जितने भी नागरिक हैं, आज के जन्मे हुए बच्चे से लेके और आज के मरने वाले बूढ़े तक, जितने भी हैं, उन सबको उनकी मांग के हिसाब से प्रोडक्शन कर सके, माने मांग को अरेंज कर सके, उसका प्रोडक्शन कर सके और उसकी डिलीवरी कर सके। यही किसी भी अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है। और जो अर्थशास्त्र इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता उसे अर्थशास्त्र कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, अज्ञानता है, नासमझी है, यही कहा जाएगा। तो अब आप समझिए कि जो वो गलत प्रकार का अर्थशास्त्र है उससे कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं। गरीबी बढ़ रही है, अमीरी और गरीबी से लेके बहुत प्रकार के वर्ग बन गए हैं, सबके अपने अपने अलग अलग, उनकी कम्युनिटीज बन गई हैं, सब अपनी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से सोचने लग गए। सब में इतना बड़ा वर्ग भेद हो जाता है, सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ चोरी चकारी झूठ फरेब करने लग जाते हैं, लीगली रूप से इलीगली रूप से। लीगली रूप से जो करते हैं वो आपको पता ही है, इलीगली रूप से करते हैं वो आप जानते हैं, सारे अपराध चोरी डकैती सब उसी में आते हैं। तो अब गलत प्रकार के अर्थशास्त्र से ये सारी समस्याएं पैदा हो रखी, इनसिक्योरिटी पैदा हो रखी भविष्य की। अभी आज जो आदमी काम करता है उसको उसको इनसिक्योरिटी हो रखी है कि जब मैं 55-60 साल का हो जाऊंगा और काम करने लायक नहीं बचूंगा, उसके बाद की मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। जिनकी थोड़ी बहुत पेंशन है उनको तो थोड़ा आसरा है, जिनकी पेंशन नहीं है वो कैसे गुजारेंगे, उनको अभी से डर सताने लगता है। तो क्या फायदा ऐसे अर्थशास्त्र का जो हमारी फ्यूचर इनसिक्योरिटी नहीं दूर कर सकता, अपराधों को जो शरण देता है। भाई 1% के आदमी में सारा धन घुसा देगा अर्थशास्त्र, तो बाकी लोग चोरी करने कहां जाएंगे, अपहरण करने कहां जाएंगे, उसी आदमी के बच्चों का अपहरण करेंगे ना। फिर उसके लिए पुलिस लगाओ, फिर उसके लिए जज कोर्ट बैठाओ, माने इतना सारा पैसा इनसिक्योरिटी पे खर्च होता है। आपको जान के हैरत होगी कि 40% से भी ज्यादा बजट वो पुलिस, आर्मी, सीआईडी, इनकम टैक्स, इन्हीं सबको मैनेज करने में रहता है। माने इनसिक्योरिटी, जो असुरक्षा से संबंधित चीजें हैं, उन्हीं को मैनेज करने में हमारे बजट का 40% पैसा खर्च होता है। अब इससे कोई सुख तो बढ़ता नहीं है। ये तो अब वो है कि जो हम अपने नासमझी से, अपने गलत प्रकार का अर्थशास्त्र से जो गड्ढा खोद लिए हैं उसको भरने में लगे रहते हैं। हमारे 40% पैसे उसको भरने में चले जाते हैं, और फिर भी वो भर नहीं पाता है। उसके बावजूद भी ये अपराध और ये सब चीजें होती रहती है, क्योंकि आदमी है, वो सुखी होना चाहता है, तो वो तो ये इनके प्रकार कोई ना कोई प्रयास करेगा, कोई ना कोई तरीका निकालेगा। आप उसका एक तरीका रोकोगे वो दूसरा निकालेगा, दूसरा रोकोगे तीसरा निकालेगा, वो नियम ही बना लेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने नियम ही बना लिया, बॉन्ड बना लिए कि भाई अब कोई भी आदमी जो है, वो कोई भी उद्योगपति किसी भी पार्टी को कितने भी चंदा दे सकता है, अब कोई लिमिट नहीं है, और उसका पता भी नहीं चलेगा किसने दिया किसको दिया। अब उसने इसको लीगल कर लिया।
ये तो एक तरह से लोकतंत्र में इस बात को छुपाना कि किसने किसको कितना चंदा दिया, ये तो अपराध की श्रेणी में आता था पहले, लेकिन अभी नहीं आता, अभी इसको लीगलाइज कर दिया। तो गड़बड़ सिस्टम में जितने भी सब नेताओं को, जिनके पास पावर है, उनको जो भी कोई अपना अपराध लीगलाइज करना होगा वो उसका कानून बना लेंगे, अब वो खुद उससे बाहर हो जाएंगे। तो मतलब क्या रहा फिर ऐसी व्यवस्था का, ऐसे अर्थशास्त्र का मतलब क्या रहा, जो नेगेटिविटी ही पैदा किए जा रहा है। और इसके लिए फिर लोग आदमी को ब्लेम कर रहे हैं कि तू चोर है, तू झूठ बोलता है, तू इस बात के लिए लड़ता है, तू हिंसा करता है, तू अपहरण करता है, तू ये करता है, तू वो। भाई क्या करेगा वो अपने अपने जीवन को सिक्योर करने के लिए, अपना सब कुछ करने के लिए, अपने परिवार को अच्छे ढंग से जलाने के लिए वो तो ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगा ना। और अगर उसके पास रोजगार नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि गलत अर्थशास्त्र की वजह से रोजगार बहुत कम पैदा होता है, ज्यादा पैदा ही नहीं होता क्योंकि नीति ऐसी है। अब इसमें उस आदमी की क्या गलती है जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है? अगर 135 करोड़ के देश में मान लिया 4 करोड़ रोजगार या 5 करोड़ रोजगार है केवल, और रोजगार चाहिए कम से कम 20 करोड़ लोगों को, तो 15 करोड़ लोगों की गलती है क्या कि उस देश में रोजगार नहीं है? ये उनकी गलती है क्या? अब रोजगार उनको नहीं है तो उन्हें भी तो जीना है, उनकी भी तो फैमिली है, तो वो तो कुछ तो करेंगे ना। तो कुछ तो चलो सहन करके बैठ जाएंगे, कुछ डरपोक हैं या उनमें उतनी हिम्मत नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन जिनमें हिम्मत है वो तो चोरी अपहरण ये सब काम करेंगे। अच्छा, फिर आप उनको पीछे पुलिस लगाओगे तो वो पुलिस को भी शामिल कर लेंगे कि ठीक है भाई, हम इतने करोड़ चुरा रहे हैं, चलो कुछ लाख तुम भी ले लेना। अब वो भी तैयार हो जाते क्योंकि उनको भी 20, 30, 40 हजार रुपये तनख्वाह के मिलते हैं, उनको नहीं मिलते 4, 4, 5, 5 लाख रुपए तनख्वाह के, जैसे कि नेताओं को मिलते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल हैं उनको मिलते हैं। वो भी तो अच्छे से जीना चाहते हैं ना। तो अब इसमें उनकी गलती कैसे है? फिर हम कहते हैं कि ये तो सिविल वार हो जाएगी। हाँ, तो सिविल वार होगी ना भाई। अगर कुछ लोग मजे में जी रहे हैं, कुछ लोगों की जेब में इतना है कि उनको खर्च किए नहीं हो रहा है, खर्च किए करते करते खत्म नहीं हो रहा है, और एक आदमी है कि जेब में हाथ डालता है तो उसको देखना पड़ता है कि कितने पैसे हैं, तो फिर सिविल वार तो होगी ना। फिर कब तक रुकेगी ये सिविल वार? जब ऐसा घटिया सिस्टम होगा, ऐसा घटिया अर्थशास्त्र होगा, और ऐसा घटिया पॉलिटिकल मॉडल होगा कि सारी शक्ति 500 लोगों में चली जाती है, वो अपने मन की भर्रासाई करते हैं जो भी कुछ करना हो। अभी किसान कितने 7, 8 महीने से लगे हुए हैं कि भाई इन तीन नियमों को हटा दो, हमें नहीं चाहिए, ये वाला बनाओ, एमएसपी वाला बनाओ। सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे। तो अब ये सिविल वार नहीं होगा तो क्या होगा? एक तो ये हो गया। दूसरा, लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ये धर्म का इतना इतना सारा चक्कर है, ये एक धर्म, दो धर्म, चार धर्म, ये आपस में लड़ रहे हैं। भाई इसके मूल में आप देखो ना कि एक्चुअल में वो लड़ किस बात के लिए रहे हैं। वो आपको दिख रहा है कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ किस बात के लिए रहे? जैसे कुरान कुरान है, वो क्या बोलता है कि पूरी धरती पर कुरान का शासन। हाँ, शासन काय के लिए? कुरान खाएगा क्या कोई चीज को? नहीं। कुरान के नाम पर जो लोग हैं वो चाहते हैं ना कि धरती पे जितना रिसोर्सेज है वो बस मुसलमानों के लिए इस्तेमाल, क्योंकि उन्हें लगता है कि 8 करोड़ 8 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, और रिसोर्सेज जो है वो कुछ 2, 4 करोड़ लोगों के लिए ही पूरा बनेगा। तो उनको लगता है बस मुसलमानों के लिए हो जाए, बाकी जाए जहरे में। वही बात ईसाई सोचते हैं, वही बात सनातन धर्मी सोचते हैं। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना। तरीका ये है कि भाई ठीक से बैठ के इस बात को तय कर लो कि क्या जिंदगी है, सबको सब कुछ चाहिए नहीं चाहिए, क्या बात है। अगर सबको सब कुछ चाहिए तो फिर उसका एक ढंग बना लो कि वो पहले तो उतना पैदा हो, ऐसा शास्त्र बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ। तो ये जो संपूर्ण समाधान मैंने बनाया है वो एक ऐसा ही सिस्टम है कि जो पूरी दुनिया के लोगों को, 8 अरब के 8 अरब लोगों को, वो जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी जी सकेंगे, जब जब जैसी जिंदगी जीना चाहते। कोई फ्यूचर इनसिक्योरिटी नहीं, उनको ये सोचने की जरूरत नहीं कि कल को उनका जीवन कैसे चलेगा, बुढ़ापे में उनकी लाठी कौन बनेगा ना। वहां सब
फाइनेंशियली उसमें सब इंडिपेंडेंट रहेंगे उस व्यवस्था में। घर के अंदर भी बीवी है, पति है, बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, वो सब अलग अलग, जिनको जो चाहिए वो सिस्टम से मांग कर लेंगे। बीवी को जो चाहिए सीधे सिस्टम से मांग कर लेगी, पति को जो चाहिए सीधे सिस्टम से मांग कर लेंगे। तो क्या होगा कि आपस में भी जो जितने झगड़े होते हैं संबंधों के, वो भी ये लेन देन पर ही होते हैं कि तुम मेरे लिए साड़ी नहीं लाए, कि तुम बच्चे के लिए साइकिल नहीं लेकर आए, कि बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं डाला क्योंकि फीस नहीं है उतनी, उसके लिए तुम जो है उनको पिकनिक पे नहीं लेके जा रहे हो क्योंकि पिकनिक पे पैसा खर्च होता है। अब ये सब क्या है? ये सब सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं आदमियों के। गलती से उनकी मैचिंग नहीं है आपस में और मियां बीवी बन गए, अब तलाक लेना दूभर है, क्योंकि अब जमीन आदि करनी पड़ेगी। जो संपत्ति बेचारे ने कमा के रखी अब तक जैसे तैसे कमाई, अब वो 4 दिन में शादी हुई और उसके बाद उसने जो है तलाक के लिए बोला, तो अब उसकी आधी संपत्ति हो गई भाई, अब बताओ। तो अब वो डरता है इस बात से, तो अब वो तलाक लेने से डरता है और बीवी को सहन करता है, या बीवी तलाक लेने से डरती है। अगर उल्टा है तो मतलब बीवी के यहाँ ज्यादा धन संपत्ति है तो उसे लगता है कि अब वो होगा तो उसकी आधी इसको बटेगी। तो अब वो, तो ऐसे करके दोनों एक दूसरे को सहन करते रहते हैं और बेमतलब की जिंदगी जीते रहते हैं, जबकि वो बढ़िया मैचिंग वाली जिंदगी जी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि, क्योंकि ये मैं आज आपको पूरा इंट्रोडक्टरी बता रहा हूं, इसलिए कोई एक बात लेके नहीं बता रहा, मैं आपको इंट्रोडक्टरी बता रहा हूं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो उसकी जड़ में क्या है। उसकी जड़ में कोई धर्म नहीं है, उसकी जड़ में कोई जाति पाति नहीं है, उसकी जड़ में कोई आस्तिक और नास्तिक नहीं है, उसकी जड़ में ये नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। उसकी जड़ में है कि जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी हमें जीने को मिल नहीं रही है भाई। और जब तक तुम हमें वैसी जिंदगी दोगे नहीं, हम इधर उधर दाएं बाएं करेंगे भाई। वो करना बनता है आदमी का, आदमी को दिमाग है तो ये करना उसको बनता है। वो चोरी का प्लान करेगा, क्योंकि क्या करेगा, वो 2 दिन में व्यवस्था तो बदल नहीं लेगा जाके, और रोटी तो उसको चाहिए। उसकी तो, उसकी पत्नी बीमार है तो इलाज तो चाहिए अभी आज, उसकी बेटी बीमार है तो इलाज तो आज चाहिए, और तनख्वाह है उसकी 8,000, और सरकारी में इतनी लंबी लाइन लगी है कि कोई देखने को राजी नहीं है। अब क्या करेगा वो आदमी? क्या आदमी वो एटीएम तोड़ने की प्लानिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा? भले ही पकड़े जाए, भले ही मारा जाए, भले ही वो किसी को मार के आए, कुछ भी करके आए, तो करेगा ना वो। तो ये स्थिति किसने पैदा कर रखी है? क्या उस आदमी ने पैदा की है? नहीं। क्या किसी दूसरे आदमी ने पैदा की है? नहीं भाई। क्या किसी भी आदमी ने पैदा की है? भाई नहीं की किसी भी आदमी ने पैदा। सवाल इतना सही है कि ऐसे सिस्टम की अभी तक खोज नहीं हुई कि जो ऐसी स्थितियां जो अभी मौजूदा सिस्टम पैदा कर रहे हैं उन्हें रोका जा सके। तो ऐसा सिस्टम अभी मैंने बना दिया है, संपूर्ण समाधान। वो आएगा तो ऐसी कोई सिचुएशन पैदा नहीं होने देगा। ऐसा ऐसा उसका ढंग है। जन्म से ही लेके और मरने तक जब आपको जो चाहिए वो आप मांगते रहेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं है। उसका प्रोडक्शन होता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं है। उसकी डिलीवरी आपको मिलती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं। ये होता रहेगा। आपको ना अपने बच्चों पर निर्भर होने की जरूरत है, ना बच्चों को अपने माता पिता पर निर्भर होने की जरूरत है, ना एक दूसरे के साथ जबरदस्ती रहने की जरूरत है कि बच्चा बड़ा हो गया और माँ बाप के साथ उसकी मैचिंग नहीं हो रही। कई बार होती है, पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, नहीं मैच करती है, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, एक दूसरे के साथ उनको नहीं जमता है, तो वो अलग अलग रह सकें, उसकी व्यवस्था। किन्हीं और के साथ रहना जमता है तो किन्हीं और के साथ रह सकें। कोई लोग ऐसे हैं जिनकी मैचिंग होती है, वो फैमिली बना के रह सकें। ऐसा फैमिली मॉडल है जो नया फैमिली मॉडल है। वैसा ही सामाजिक मॉडल है। आपके जो जो भी कोई धर्म है, जो आपकी मान्यता है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, वो सब आपका व्यक्तिगत रहेगा। आपको कहीं कोई मंदिर मस्जिद में कहीं कोई जाना है, बैठना है, भाई जाइए, बैठिए, 10 घंटे बैठिए, 20 घंटे बैठिए, सारे दिन बैठे रहिए। बस जो सिस्टम में आपका काम है, अगर आप 25 से 50 साल की उम्र के हैं, उतना काम पूरा कीजिए, बाकी जहां समय गुजारना है गुजारिए। एंटरटेन करना है एंटरटेन करिए। मंदिर में बैठना है, मंदिर मस्जिद ये सब आपके जो जो नगरीय व्यवस्था है उसके बाहर 4-6 किलोमीटर दूर ये बन जाएगा, वहां तक जाने आने की व्यवस्था रहेगी, वहां जाइए, शोर मचाइए, कुछ भी कीजिए, जिससे कि जो वहां लोग रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो ये आपका व्यक्तिगत मामला बन जाएगा, सामाजिक नहीं रहेगा। आपको जिनको पूरा करना है करते रहिए, जिनको नहीं करना नहीं करते रहिए। नास्तिकों की भी बल्ले बल्ले, आस्तिकों की भी बल्ले बल्ले, ये उनकी पर्सनल चीज है भाई। बहुत सारी काल्पनिक चीजें हैं ना जो हम, जिनसे हम मजे लेते हैं। जैसे बच्चे बहुत सारे गुड्डे गुड़ियाओं से खेलते हैं, तो गुड्डे गुड़िया क्या वास्तविक थोड़ी होते, वो तो काल्पनिक ही होते हैं ना, काल्पनिक चीज होती है। जैसे हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों से एंटरटेन होते हैं, तो काल्पनिक चीज है ना, वो कोई वास्तविक थोड़ी है। सुपरमैन वास्तविक थोड़ी होता है, एवेंजर्स वास्तविक थोड़ी होते हैं। तो एंजॉय करते, तो वैसे ही ठीक है, काम चलाओ, भगवान भी सही। इससे क्या प्रॉब्लम है किसी को? पर इससे प्रॉब्लम कब होती है? इससे प्रॉब्लम तब होती है जब ये थोपा जाने लगता है। जब कोई कहने लगे आपको आके कि भाई ये आयरन मैन की मूवी तुमको देखनी पड़ेगी, नहीं देखोगे तो तुम काफिर कहलाओगे और तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तब ये प्रॉब्लम बन जाती है। आपको देखनी है आयरन मैन, आप 10 दिन देखो, 20 दिन देखो, पूरी जिंदगी देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन सर जी, जी आप एक बार कंप्लीट करें। हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो एक्चुअल में समस्याएं जैसी दिखती हैं, मगर वो समस्याएं नहीं है। और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो जो समस्या जैसी दिखती नहीं, मगर मूल में समस्या वही है। जैसे अर्थशास्त्र अभी तक किसी को दिखता नहीं कि ये समस्या है, या बहुत कम लोगों को दिखता है। असल में समस्या है व्यवस्था। आदमी समस्या नहीं है ना, आदमी की कोई मान्यता वगैरह कोई समस्या है। उसकी मान्यताएं मजबूरी में बनती पलती और उन पर वो चलता है। वो कुरान की हो, वो सनातन धर्म की हो, वो आ, कोई भी मान्यता हो, कैसी भी प्रकार की मान्यता हो, वो अपना ग्रुप बढ़ाना चाहता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हर हर मुसलमान चाहेगा कि सारी दुनिया में मुसलमान हो जाएं, ताकि भाई अब झंझट खत्म हो। हर सनातन धर्मी चाहेगा कि सारी दुनिया में सनातन धर्मी हो जाए, भाई ये झंझट खत्म हो। मतलब एक ही ग्रुप, एक ही आइडियोलॉजी होनी चाहिए पूरी दुनिया में, यार ये हम परेशान हो गए इससे उससे। हर ईसाई चाहता है कि पूरी दुनिया जो है ईसाई हो जाए। लेकिन अब भाई तुम्हारे किसी भी कॉन्सेप्ट में ऐसी बात ही नहीं है कि सबको खुश कर सके। या तो उसमें ऐसी बात डालो, उसको अपडेट करो कि वो ऐसा हो सके कि सब आदमी की बल्ले बल्ले हो जाए, तो फिर तो उसको सब लोग अमल में ले आएंगे। जब ऐसी बात नहीं है और इतने पुराने कॉन्सेप्ट हैं, इतने कम, ना उस समय विज्ञान था ना विज्ञान था ना कुछ था। अब जितना पुराना कॉन्सेप्ट होगा उतना ही थोड़ा गंवारू टाइप का होगा, उतना ही कम समझ वाला होगा ना वो। आज से भाई कबीले टाइम में भी तो कॉन्सेप्ट लोग पैदा करते होंगे ना, कभी कबीले टाइम में। अब कबीले टाइम का कोई कॉन्सेप्ट को आज के कॉन्सेप्ट से तुलना करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितना गमारू है ना? मतलब गांव से भी ज्यादा गमारू। गांव तो बल्कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कबीले की तुलना में, नहीं? तो वो तो मतलब गंवारू से भी ज्यादा गंवारू है। अब उस कॉन्सेप्ट को अभी आप सोचें कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है और इसी 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 को सारी दुनिया में फैलाना चाहिए, भाई ये क्या बात है? सर उसको प्रूव एक करो, उसको एक मिनट, समझाओ। जी जी। हम्म। मैं इसमें सवाल मेरे दिमाग से निकल जाएगा सर कि ये सवाल मैंने लिखा भी जी नहीं जी, था। जब पूछ लीजिए। आपने ये एक बात बताई सर कि हर धर्म का आदमी ये चाहता है कि जो जितने भी सारे लोग हो वो उसके धर्म के हो जाए। हालांकि देखें, जी ये समस्या का निवारण तो मेरे को किसी भी प्रकार से नहीं लगता, क्योंकि मान ले कि अगर एक जगह पे सारे के सारे अगर हिंदू हो जाएंगे तो वो उस बात पे लड़ेंगे कि तू ब्राह्मण है मैं दलित हूँ, दलितों के जी काम ही होता है। अगर सारे के सारे मुस्लिम हो जाएंगे तो वो शिया सुन्नी अहमदी के अंदर जाकर लड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, जी क्रिश्चियनिटी में भी ये होगा तो ये भी हो जाएगा। इवन अगर आप ये देखें कि अगर धर्म खत्म कर दिया जाए और सब तरफ नास्तिकता हो तो नास्तिकों में भी ये बात आ जाएगी, क्योंकि ये आजकल हम देख रहे हैं सर, बहुत वाला ये थोड़ा मामला चल रहा है जिसमें जो पाकिस्तान से जो एथिस्ट जो आते हैं, जो एक्स मुस्लिम या क्रिश्चियन आते हैं, तो अक्सर उनको देशद्रोही कह के संबोधित किया जाता है, एंटी इंडिया एलिमेंट वाले कह के उनको संबोधित किया जाता है। और उनको ये कहा जाता है कि वो कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हालांकि आज से 2 महीने पहले उनको भगवान बनाकर बिठाने वाले भी हम लोग ही थे, क्योंकि वो सिर्फ जी इस्लाम की बात कर रहे थे। अचानक से उन्होंने जब हिंदुज्म को छेड़ा तो हमें ऐसा लगने लगा कि वो हमारे विरुद्ध काम करे, हमारे देश के विरुद्ध काम करे। तो वो तो हो गई सर एक गलत बात। लेकिन मेरा सवाल सर यहाँ पर ये आता है कि जो धर्म जो होता है, मेरी समझ में ये है कि धर्म जो होता है वो आपका व्यक्तिगत रहना चाहिए। आप किसी के ऊपर अपना धर्म, अपना मजहब जो है वो थोप नहीं सकते।
दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जाता है अपने धर्म को आज के हिसाब का साबित करने के लिए, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि जो पुष्पक विमान था वो हमारी देन थी, या हम अपने धर्म साहित्यों से विज्ञान लाके आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। वो कुरान से अपने साइंस को लाके हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बेमानी बात है। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ सर, जिससे मेरा सवाल आपको एक बार कंप्लीट हो जाएगा। जी तो फांसी कोई आवाज आ और रही है क्यों सर देगा आपको? भाई? अगर अगर गाय हमारी माता है तो उसके हत्यारों को फांसी कोई और क्यों देगा भाई? ये क्या हीरो जैसी बातें हैं? अगर गाय माता है तो भाई बदला खुद लो, और गाय की हत्या उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन आप जो लोग गाय को खाते हैं उन्हें खाना शुरू कर दो, उसके बाद गौ हत्या होगी नहीं। जो हमारी माँ का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो हमारा दुश्मन है तो उसका मत कौन करेगा? अगर ये नरसिम्हानंद जी, इनको आप सर अच्छे से जानते होंगे, किस तरह से ये जी बेतुके जी बयान जी। देते हैं कम्युनिटी के खिलाफ में। फिर इन्होंने जो गाय की बात की, मैं गाय का भी इनको बता देता हूँ, इनको शायद पता नहीं होगा। अ, सिर्फ 1 मिनट सर, मेरे को 1 मिनट लगेगा वीडियो निकालने में। जी जी जी। हाँ, आप आप तब तक निकाल लीजिए, मैं इनका कारण बता देता हूँ। हाँ, देखो तो मैं सवाल इसमें कंप्लीट कर देता हाँ हूँ सर इसमें। जी जी कि जिस जी। तरह से धर्म जो होना चाहिए, आपकी क्या राय है सर इसके ऊपर, कि जो धर्म और जो मजहब है, संविधान, सरकार या जो देश चलाने वाले हैं, क्या धर्म उनसे अलग होना चाहिए? फिर एक व्यक्ति, एक आम आदमी के रूप में आपके लिए आपका धर्म किस तरह से काम करे? लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए रोड़े रोक देते हैं। कई बार ऐसा हम्म, होता है कि जो जयंतियां जो होती है उनके ऊपर लंबे लंबे काफिले निकाल कर लोगों को परेशान किया जाता है, वो चाहे ट्रैफिक जैम के रूप में हो या लाउड स्पीकर लगाकर हो। जैसे सुबह जी 4 बजे आपको मस्जिद की नमाज सुनाई देगी। मतलब आदमी अगर जी कोई जी बाहर से घूम के आया और रात को 3 बजे सोया हो, सुबह 4-5 बजे उसके कानों में वो नमाज की अजान पड़ेगी। और वो भी ऐसी जी सर की एक छोटे से मोहल्ले में चार चार पांच पांच मस्जिद होती है, और हर मस्जिद अपनी अजान अलग से लगाती है। तो एक जी जी। आम आदमी के रूप में धर्म आपकी जिंदगी में कैसा होना चाहिए, और एक सरकार के लिए, एक राजा के लिए धर्म कैसा होना चाहिए? और तीसरी बात इसमें यह है सर की, कि क्या धर्म के लिए आपको किसी की हत्या करना या किसी भीड़ को उकसाना ये कहाँ तक जायज है? ये कहते हुए कि हम चुप थे, हमने सहा इसलिए कश्मीर में से पंडितों को बाहर निकाल दिया गया। या कल को जो हजारा है जो पाकिस्तान के, वो कहना शुरू कर दे कि हम चुप थे इसलिए हमको ये देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। या मुस्लिम जो अहमदिया है वो ये कहना शुरू कर दे कि हम चुप थे इसलिए हमको मारा जा रहा है। तो ये 3 सवाल हो गए सर। धर्म एक सरकार के लिए, धर्म एक आदमी के लिए, और आपका धर्म दूसरे व्यक्ति के लिए किस प्रकार का होना चाहिए? जी हाँ, जैसा आपके प्रश्न से ये पता चल रहा है कि आप जब धर्म बोल रहे हैं तो आप ये हिंदू मुस्लिम और ये वाली धर्म की बात कर जी रहे हैं। जी बिल्कुल हाँ, सर। तो अब ये जो हिंदू मुस्लिम वाला धर्म है ये तो व्यक्तिगत ही होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी धर्म का मतलब भी यही रहता है कि धारण करने योग्य। अब धारण करने योग्य का मतलब है कि धारण करने योग्य, धारण करवाने योग्य नहीं, धारण करने योग्य। आप अपने लिए तय करो कि आपको ये धारण करना है या नहीं करना है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आप इसे किसी और को धारण करवाने का आपका कोई कर्तव्य नहीं है इसका। अगर आप ऐसा कोई जबरदस्ती वाला कर्तव्य आपने हाथ में पकड़ लिया है कि नहीं, मैं जो, जैसे मान लिया टमाटर मुझे अच्छा लगता है तो मैं अब सारी दुनिया को टमाटर खिला के ही रहूंगा, जो नहीं खाएगा उसका गला काट दूंगा या उसको अधार्मिक बोलूंगा या वो काफिर है या वो आदमी ही नहीं है, वो गधा है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी मैं ऐसा एडवर्टाइज करूंगा, तो अब ये तो धर्म नहीं हुआ ना, ये तो अधर्म हो गया। अधर्म माने जो धारण करने योग्य नहीं है, तो ये तो आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। तो आदमी का मतलब है कि भाई ये आपको जो पसंद है अपने हिसाब से खुद धारण कर लो, आप दूसरे के लिए नहीं कर सकते वैसा। दूसरे के लिए कौन करेगा? उसके लिए आपने राजा नियुक्त किया है। राजा माने जो जो भी जिस समय की व्यवस्था है, जैसे आज की व्यवस्था है, तो अब आज का कानून है, प्रशासन है, तो सामाजिक रूप से
जो भी कायदे कानून बने हैं, जो भी ठीक और गलत अभी जो बने हुए हैं, तो उनके हिसाब से राजा देखता है या वहां का प्रधानमंत्री देखता है कि भाई जो सामाजिक कानून नियम सब बने हुए हैं उसी हिसाब से सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उसका देखने का काम है। किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जाके प्रशासन में उसको जाके रिपोर्ट करनी चाहिए कि भाई ये कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे कष्ट दे रहा है, ना कि वहां खुद तलवार उठा के और उसका इलाज करने चल देना चाहिए। जैसे कि ये अभी नरसिम्हा जी कह रहे हैं कि भाई वो कोई गाय खा रहे हैं तो उसका बदला तो हम लेंगे, सरकार कैसे लेगी? हाँ कि तो भाई फिर सरकार काहे के लिए बनाई है आपने? फिर तो आप बोल दो ना कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो फिर पहले सिस्टम के लिए बात करो। अब पहले पहले गाय के लिए क्यों बात कर रहे हो? अगर आपकी गाय महत्वपूर्ण है और उसकी सुरक्षा नहीं हो रही है और आप भी नहीं कर पा रहे हो और आप लोगों को बोल रहे हो कि वो करें, तो लोगों को क्यों बोल रहे हो? आप सरकार को बोलो ना, तो सरकार उसके लिए कोई प्रावधान करे। अगर वो कर पाती है तो, नहीं कर पाती है तो सरकार को पूछो कि क्यों नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, गरीब है, क्या है? उसका उपाय उसका उपाय होना चाहिए। तो इसमें आपने जैसे दो सवाल पूछे कि ये जो इस प्रकार के धर्म है क्या ये व्यक्तिगत होने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ये व्यक्तिगत ही होने चाहिए। जिसे पालने हैं वो पाले, जितनी मात्रा तक पालने हैं उतनी मात्रा तक पाले, बिल्कुल नहीं पालना है बिल्कुल नहीं पाले। इसके लिए एक आदमी दूसरे आदमी को डिक्टेट नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो फिर उनके बीच में कलह होगा, लड़ाई होगी, परेशानी होगी, दोनों को परेशानी होगी। अब आपने पूछा कि भाई राजा का या जो भी प्रशासन में है, शासन में है, उनका क्या धर्म है? उनका धर्म ये है कि जिस भी प्रकार का वहां संविधान है लागू, जब तक उसमें कोई बदलाव नहीं होता, जब बदलाव हो जाए तो उसके हिसाब से, तो जो भी संविधान वहां लागू है उसके हिसाब से काम करना। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए संसद है, वहां जो है विचार विमर्श करो और उन नियमों को ठीक करो अगर गलत है तो, या कोई नियम कम है तो बढ़ाओ, या बेकार के नियम बने तो हटाओ। तो उनका काम ये है। पर पर आपके इतने से सवाल से और मेरे इतने से जवाब से मामला हल नहीं हो जाता है। ये तो आप किसी को भी पूछेंगे, कोई भी आपको बता देगा कि ये जो धर्मों की बात है ये तो सब व्यक्तिगत है और राजा का या प्रधानमंत्री का या जहां राष्ट्रपति होता है उनका ये धर्म है। लेकिन ये होता तो नहीं है। आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ये बात मानते नहीं है कि उनका धर्म व्यक्तिगत है, वो उसको सामाजिक मानने लग गए हैं। ये मानते हैं पहले से ही कि ये सामाजिक मुद्दा है, ये हमारे समाज का मुद्दा है, ये खाली व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। ये बात वो सुनते नहीं, ये बात उनको समझ में नहीं आती है। तो इसकी जड़ में क्या है, ऐसा वो सुनते क्यों नहीं है? ये जो बात आप लॉजिकल उनको बता रहे हैं या मैं अगर जाके बताऊं तो वो सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? उसकी वजह हमें जाननी समझनी चाहिए। और ये कैसे सुन सकेंगे, उसके लिए क्या करना है वो हमें जानना समझना चाहिए, क्योंकि समाधान वो होगा, क्योंकि कारण का निराकरण होता है। क्योंकि ये बात तो सदियों से मैं और आप ही नहीं कह रहे, बहुत समय से कहते लोग चले आ रहे हैं कि भाई ये व्यक्तिगत होना चाहिए, ये व्यक्तिगत होना चाहिए, मगर हो नहीं रहा है। राजा का ये धर्म होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को वैसा होना चाहिए। ये बातें सभी धर्मों में भी लिखी हैं, दिन रात मीडिया में भी होती रहती हैं, लोग भी आपस में इनकी चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो वहां प्रधानमंत्री बन के बैठा है उसको मालूम नहीं है। वो भी तो इन्हीं लोगों में से ही गया है ना। वो जब प्रधानमंत्री नहीं था तो वो भी यहाँ खड़े होके वैसी ही वाली बात करता था सारी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसको मालूम नहीं, लेकिन वो वहां कर क्यों नहीं रहा है या कर क्यों नहीं पा रहा है? अगर करना भी चाह रहा है तो वहां क्या दिक्कत हो रही है? तो वहां वहां की दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ जी। साथ में ये जो स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है इसको भी आप साथ में एड्रेस करते चलिएगा। ये सीजू जी भी है जो पूछ रहे हैं कि आईपीएल मुझे परेशान करती है। आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जो होता है क्रिकेट का, कि मैं क्रिकेट ग्राउंड के पास में रहता हूँ और उससे बार बार ट्रैफिक जाम लग जाता है, तो क्या हमें क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए? इसको भी आप एड्रेस करते चलिएगा। हाँ सर, इनका मैनेजमेंट करना चाहिए ना। जैसे स्टेडियम ऐसी जगह बनाने चाहिए जो थोड़ा सिटी से बाहर हो, कि जहां के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता जाता हो, भाई जब वहां कुछ होता है तो वहां आप चले जाइए। तो उसके लिए तो नगरीय व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो अभी चूंकि वो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी आप जहां स्टेडियम बनाते हैं वहां उसके आसपास नगर बनने लगता है, लोग रहने लग जाते हैं, फिर उन्हें ये दिक्कत होती है। तो ये मिसमैनेजमेंट की
की दिक्कत है। जैसे अभी आपने बताया था कि एक एक मोहल्ले में 4-6 मस्जिदें होती हैं और वो सुबह से जो है लाउड स्पीकर पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, या जहाँ मंदिर होते हैं वो वहाँ आरती भजन वगैरह लगा देते हैं, और जिन लोगों को इसमें रुचि नहीं है वो बेचारे परेशान होते हैं। चलो जिनकी रुचि है वो तो एंजॉय करते होंगे, मगर जिनकी रुचि नहीं है वो तो परेशान होते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं और जिनके, इसके साथ वो परेशान होते हैं। ये भी है ना सर कि क्रिकेट का मैच पूरे साल नहीं चलता, जबकि धार्मिक गतिविधियां आपकी पूरे साल चलती हाँ नहीं, ये भी एक समस्या है, उस आदमी की समस्या को सुनना चाहिए। एक समस्या है, भले ही पूरे साल ना चले, लेकिन जब आईपीएल चलता है तब तो लगभग एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के चलता ही रहता है ना। और वो है। खाली आईपीएल, और वो खाली आईपीएल की बात नहीं, स्टेडियम में ऐसा नहीं कि केवल आईपीएल के ही गेम होते हैं, वहां तो बहुत सारे तरह के गेम होते हैं ना, तो शोर तो वहां रहता ही है भाई। कि गेम है, दर्शक आएंगे तो एक्साइट होंगे, शोर तो मचाएंगे ही। वो तो सिंपल सी बात है। वो केवल आईपीएल की बात नहीं है, कोई भी मैच होगा, कोई भी गेम होगा, फुटबॉल का होगा उसमें भी शोर मचेगा। इंडोर वाले गेम होंगे उनमें थोड़ा कम शोर मचता है, मगर शोर तो उनमें भी मचता है। और लोग तो आते ही हैं, लोग तो वहां पे ट्रैफिक जाम तो लगेगा ही, तो वो सारी चीजें तो होंगी ही होंगी। तो ये चीजें मैनेजमेंट की बात है कि वो सिटी से बाहर होनी चाहिए। सिटी से बाहर होंगी तो फिर नहीं उस तरह का ट्रैफिक लगेगा ना। और उनके लिए स्पेशल एक मेट्रो वगैरह एक होनी चाहिए, कि वो जब वहां कोई आयोजन होता है तो उसके लिए वहां वो स्पेशल रूप से चले। जैसे अभी एयरपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल मेट्रोज हैं, लिंक हैं उनके मेट्रोज, तो वो एयरपोर्ट के लिए ही चलती हैं। तो फिर उसमें एयरपोर्ट में जो जाने वाले लोग हैं सड़क पे, जिनसे काफी कई बार ट्रैफिक लग जाता है, कोई कुछ ऐसा होता है, तो वो नहीं होता उसमें, वो मेट्रो से निकल जाते हैं सिंपली। तो रोड पे ट्रैफिक जाम नहीं होता। तो ये थोड़ा सा अच्छा मैनेजमेंट है, जैसे मेट्रो एक मैनेजमेंट है। तो उसी प्रकार से हमें जो नगरीय व्यवस्था है वो इस प्रकार की करनी चाहिए कि एक नगर में कितने से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने एक अंदाजा लगाया कि ठीक है 5 से 10 लाख लोगों से ज्यादा बड़ा एक नगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा नगर होगा तो वहाँ एयर पोल्यूशन की दिक्कत होगी, नॉइस पोल्यूशन की दिक्कत होगी, ड्रेनेज की दिक्कत होगी। अब वहाँ पे जो बाकी सुख सुविधाएं हैं वो आप नहीं ठीक से कर पाओगे, तो ऐसी कई सारी दिक्कतें हो जाएंगी। एकदम गांव वाला भी नहीं रख सकते सिस्टम के, खाली 10,000 लोग ही हैं, अब 10,000 लोगों में आप सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सकते क्योंकि वो नहीं पड़ती हैं। 10,000 में आप यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते, कोई बड़ा स्टेडियम नहीं खोल सकते, वो सब चीजें नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी चाहिए कि जो इतनी ज्यादा ना हो कि दूसरी प्रकार की दिक्कत देने लगे, और इतनी कम भी ना हो कि उन्हें सारी सुख सुविधाएं हम वहां मुहैया ना करा सके। तो जैसे मैंने 5 से 10 लाख की एक संख्या बताई, तो 5 से 10 लाख की संख्या का अगर नगर होगा और केवल नगरीय सिस्टम हो, जैसे भारत है, तो भारत में अगर हम 5 से 10 लाख का करें तो 2,000 से 3,000 नगर के आसपास, 3,000 4,000 नगर के आसपास में सारी जनसंख्या सिमट जाएगी। अगर 10 के हिसाब से किया तो कितना हो गया, 1 अरब में 10 नगर हो गए, और आगे बचा 30-35 करोड़, तो वो हो गया, तो कितना हो गया, 4 माने 14, 14 सिटी में, 14 नगर में आपकी ये पूरी हिंदुस्तान की जो आबादी है वो 14 नगर में आ जाएगी। अगर आप 10 लाख का हिसाब किताब रखते हैं, 5 का रखते हैं, तो 28 नगर बसेंगे। 28 नगर वो सब आपको एक तरह की ही सुख सुविधाओं वाले बसाने चाहिए, कि उनमें वो सारी सुख सुविधाएं, वो चाहे जिम हो, वो चाहे आपके कोई मेडिकल सुविधा हो, स्टेडियम हो, पार्क्स हो, जो भी सब कुछ होता है आदमी को जो चाहिए होता है, वो उनको सारी सुख सुविधाएं उनके वहां पे हों। और ऐसी चीजें बाहर हों जिनमें शोर होता है, प्रॉब्लम होती है, वहां वो लोकेलिटी से थोड़ा दूर पे हो, 2 4 6 किलोमीटर के दूर पे, ताकि उससे जो लोकेलिटी में रहने वाले लोग हैं वो परेशान ना हो, ताकि जिन्हें उनमें इंटरेस्ट है वो वहां जाएं और एंजॉय करें। तो इस प्रकार से ये ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे मंदिर मस्जिद है, उनमें ये उनके तीज त्योहार होते रहते हैं, तो ठीक है वो भी 2 4 किलोमीटर दूर होना चाहिए रिहायत से, भाई वहां जाके कीजिए। और लाउड स्पीकर वहां अलाउ नहीं है, जो जिसको जाना है टाइम पे जाइए, अपना नमाज करनी है नमाज करिए, पूजा करनी है पूजा करिए, प्रार्थना करनी है प्रार्थना करिए, ऐसे ही बैठना है जाके ऐसे ही बैठिए, नहीं जाना है नहीं जाइए, जो है वहां कीजिए, या अपने घर में चुपचाप कर लीजिए, छोटा सा एक अपना मंदिर मस्जिद जो बनाना है ऐसा बना लीजिए लकड़ी का, वहां करते रहिए अगर आप जाने की स्थिति में नहीं है। तो ये वाली व्यवस्था होनी चाहिए सर, और संपूर्ण समाधान में इसी तरह की व्यवस्था वहां पे होगी, इस तरह से
किन्हीं को कोई चीज सार्वजनिक करनी है, जैसे कोई बोले नहीं भाई मेरे धर्म में तो ऐसा समाधान है कि सबको बढ़िया हो जाएगा, अच्छा ठीक है, तो फिर उसके लिए ओपन मंच है, ओपन मंच होगा, आप अपनी बात को जनता के बीच रखिए और वो बात जनता के पास चली जाएगी लाइव में, जैसे ये अभी जा रही है, और उसमें उसके बाद में आप उसकी वोटिंग कर लीजिए। अगर जनता बोलती है ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए तो वो बात सार्वजनिक हो जाएगी, उनको बताना पड़ेगा इसमें क्या लाभ है लोगों का, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, वो सब चीजें उन्हें वहां लॉजिकली, कम से कम अगर साइंटिफिकली भी नहीं है, क्योंकि साइंस अभी हर चीज में नहीं पहुंचा है, तो जिन चीजों में नहीं भी पहुंचा है तो उनको कम से कम लॉजिकली उन्हें वहां प्रूव करना चाहिए कि भाई ये बढ़िया बात है, ऐसे होना चाहिए, तो ठीक है। अब जैसे कोई बोलते हैं कि भाई गाय जो है वो उसको बुढ़ापे में बाहर नहीं निकालना चाहिए, बुढ़ापे से मतलब जब वो दूध देना बंद कर दे, बछड़े देना बंद कर दे, अब खाली वो खाएगी और गोबर आपको देगी। तो अब चूंकि आज की पूंजीवादी व्यवस्था है तो उसमें कोई आदमी गाय को पालते हुए रख नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो पैसा खर्च होता है। अब उसके परिवार को वो ठीक से नहीं खिला पिला सकता है, तो अब गाय को कैसे खिलाएगा पिलाएगा, तो वो उसको छोड़ देता है। अब छोड़ देता है तो अब उसके लिए नियम बना जा रहा नहीं तुम छोड़ोगे नहीं, अब छोड़ेगा नहीं तो वो भैया भूखों मरेगा, परेशान होगा, तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा कुछ भी करके। अब वो छोड़ देगा, अब उसकी व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, कट्टी घर बंद कर दी उनके लिए कि अब इनको काट नहीं सकते, अब वो खुली रहेंगी तो किसानों को परेशान करेंगी, तो अब किसान उसमें बाड़ लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अटरम सटरम। तो ये कोई व्यवस्था वाली बात नहीं हुई ना, सही सही व्यवस्था वाली। सही व्यवस्था की बात ये हुई कि ठीक है, जिन पशुओं को आप नहीं रख सकते तो उनके लिए जंगल बनाइए, जंगलों में उनको छोड़ दीजिए और वहां जंगल जैसे जीने दीजिए, जैसे जंगल में बाकी पशु जीते हैं वो वहां जिए जाके, जैसे जैसे बाकी जी रहे हैं। ऐसे करके कोई सिस्टम करे, या उन्हें रखना है पालना है तो फिर सरकार एक सिस्टम करे, लोगों को फोर्स ना करे कि वो ऐसा करे, सरकार उसका एक ऐसा सिस्टम करे, वहां कुछ लोगों को अपॉइंट करे, जॉब दे और वो उनकी देखभाल करे। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी चीज ऐसे करके छोड़ नहीं देनी चाहिए ना, कि नियम बना दिया और छोड़ दिया, जैसे नियम बना दिया कि कट्टी घर में नहीं कटेंगी तो अब कई समस्याएं खड़ी हो गई। अब बाद में लोग उनको स्कूल में भर रहे हैं, स्कूल में भर के ताला लगा दे रहे हैं कि भाई वो खेत खराब कर रही हैं या ये खराब कर रही हैं या ये या वो खराब कर रही है, मार सकते नहीं क्योंकि वो उनके लिए पूजनीय है वगैरह वगैरह। तो फिर इसका कोई समाधान तो निकालो, ऐसे बीच में छोड़ के कहाँ भाग जा रहे हो अपनी माँ को, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि माँ को छोड़ भी तो आप ही रहे हो, कोई हवा में से तो टपक नहीं रही है वो, उनको जन्म आप दिलवा रहे हो, पैदा आप कर रहे हो, जब तक वो दे रही है तो रख आप रहे हो, उसके बाद आप छोड़ दे रहे हो। जैसे कई लोग तो माँ बाप को छोड़ देते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो जैसे वो खराब है वैसे ये खराब है। लेकिन अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि पूंजीवाद है तो पूंजीवाद में रख भी नहीं सकते, क्योंकि भाई पैसे से सब कुछ होता है, तो फिर आप पूंजीवाद बदलिए, माने सिस्टम ठीक करिए जहां ये दिक्कत ना आए और लोग उनको रख सकें। तो ऐसा करके सिस्टम बनाना चाहिए था, अब ये लोग बना नहीं पा रहे हैं। तो मैंने लेकिन संपूर्ण समाधान इसी प्रकार का सिस्टम बनाया कि उसमें ये सभी प्रकार की समस्याएं, वो धर्म की हो, जाति की हो, गाय की हो, भैंस की हो, किसी की भी हो, वहां सारी सॉर्टेड आउट, वहां सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे सारी चीजें, वो चाहे एनवायरमेंट की हो। अब जैसे जाति वाला लीजिए, अगर जाति की समस्या होती तो जाति में तो बहुत सारे हैं ना, जाति में तो वैश्य भी आता है, जाति में तो क्षत्रिय भी आता है, ब्राह्मणों में भी आता है। अगर जाति समस्या होती तो ये क्यों नहीं रोते जातियों के लिए, कौन रोता है और किस नाम पे रोते हैं? वो इस नाम पे तो रोते कि हमारा शोषण हो रहा है। शोषण मतलब क्या, माने उन्हें जैसी जिंदगी चाहिए वैसी नहीं मिल पा रही है, इसलिए उन्हें जाति से समस्या हो रही है। अगर उल्टा हो जाए कि शोषण ब्राह्मणों का होने लगे और सारी धन संपदा शूद्रों के पास आ जाए, तब कौन रोएगा आप बताओ? तब शूद्र रोएंगे या ब्राह्मण रोएंगे? तब ब्राह्मण बोलेंगे ना कि जाति प्रथा खराब है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि तब वो एक कोई विशेष प्रकार की जाति है जिसका शोषण हो रहा है, या कुछ एक जातियां हैं जिनका शोषण हो रहा है। शोषण मतलब क्या हो रहा है? आर्थिक के अर्थ नहीं है उनके पास में जीवन जीने के लिए, क्योंकि आज तक की सारी व्यवस्था अर्थ पर ही निर्भर करती है और वही उनके पास नहीं था, तो फिर उनका शोषण होगा, क्योंकि फिर उन्हें अपना पेट पालने के लिए अपने आप का शोषण करवाना पड़ रहा है। 2,000 रुपए में नौकरी करनी पड़ रही है, नहीं भी मिल रही है तो ठीक है भाई, खाना पीना दे दो, उसी में नौकरी कर देंगे। तो यही तो शोषण हो रहा था। तो दिक्कत तो ये थी ना शोषण की। दिक्कत इस बात की थोड़ी है कि तुम्हारे नाम के पीछे वाल्मीकि लिखा है कि भारद्वाज लिखा है।
दिक्कत तो ये है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी नहीं मिल रही जैसी तुम जिंदगी जीना चाह रहे हो। अगर वैसी जिंदगी तुम्हें मिल जाए तो उसके पीछे तुम भारद्वाज लिखो, वाल्मीकि लिखो और कुछ भी ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे तुम्हारा नाम प्रकाश है, तो प्रकाश तो ब्राह्मणों में भी होता है, प्रकाश तो शूद्रों में भी होता है, प्रकाश तो क्षत्रिय और उसमें भी होता है, खाली बाद में टाइटल चेंज होता है। अब प्रकाश से कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं होती, प्रकाश भी तो नाम है। तो हिंदुओं में प्रकाश होता है, और मुसलमानों में बोले तो वो उसको नूर बोल देते हैं, नूर, है ना। और उसमें चले जाओ तो वहां उसको वो लाइट करके बोल देते हैं, अंग्रेजी, जहां अंग्रेजी के नाम होते हैं। लेकिन इससे कुछ होता है क्या? जी। अभी जी, आप कुछ आपने कहना चाह रहे जैसे हैं? जी। जी एक वक्तव्य इसमें आपने एक बात जोड़ी कि जिस तरह से पहले दलितों का शोषण होता था, उसी तरह अगर आज ब्राह्मणों का शोषण होना या ऊंची जाति वालों का शोषण होना शुरू हो जाए तो क्या जी। होगा। और अक्सर हमारे हाँ। सुनने में ये बात आती है सर, रिजर्वेशन से लेकर जब रिजर्व आप किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति से बात करेंगे कि उसको मौके क्यों नहीं मिले, या फिर शिक्षा ले लो, नौकरी ले लो, जब भी वो बात करेगा कहेगा रिजर्वेशन के कारण वो पीछे है और रिजर्वेशन उनका एक तरह से शोषण है। तो क्या आप मानते हैं, क्या आप हमें मानना चाहिए कि रिजर्वेशन हमारा जो ऊंची जाति वाले लोग उनका शोषण है, या फिर रिजर्वेशन एक तरह का मौका है उन पिछड़े लोगों को जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही। हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए मौका है और ये इनका इनका शोषण है। दोनों चीजें आप देखिए। मान लिया इस रिजर्वेशन को आप बढ़ा दीजिए, 80-85%, 90% कर दीजिए, क्योंकि उनकी संख्या 80-85% है, मतलब कम्युनिटी के आधार पे कर दीजिए। तो अब 80-85% हो जाएगा, तो इसको, ये जो जिनको वो मिलेगा वो उसको मौकों के तौर पे देखेंगे, और जिनको अभी मिल रहा है तब नहीं मिलेगा तो वो उसको अपने शोषण के तौर पर देखेंगे, तब वो बोलेंगे हम लुट गए, पिट गए, हमारा शोषण हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन समस्या तो इसी बात की है ना। इसका मतलब है कि अर्थ की बात है, मुख्य बात अर्थ की है, मुख्य बात जाति और धर्म की नहीं है। इसका मतलब ये है, पहले जो राजा एक दूसरे राजा को जाके अधिकार करते थे तो वो क्या करते थे, आखिर जमीन पर तो अधिकार करते थे ना। तो राजा को मार के क्या होता है, उसमें से कोई अचार थोड़ी निकलता है। मेन मामला तो संसाधन का है ना, मेन मामला तो धन संपदा का है। भाई मंदिर को लूटा तो काय के लिए लूटा? क्योंकि उसमें वहां धन संपदा थी। मान लो कि आप ऐसे मंदिर बनाओ जिनमें 2 रुपए भी नहीं रखते हो, तो कोई पागल है क्या जो मंदिरों को लूटने आएगा? कुछ मिलेगा ही नहीं वहीं वहां पे। तो लूटने किसको आए? मंदिर को नहीं, सोने को लूटने आए, धन को लूटने आए। मंदिर में क्या, मंदिर मंदिर को थोड़ी ना उठा के ले गए, उस जगह को भी नहीं उठा के ले गए, वो जगह भी वहां की वहां थी। लेकिन लूट के क्या ले गए? वहां जो धन रखा था, वहां जो सोना रखा था, या हीरे जवाहरात जिसको भी उस समय धन कहा जाता होगा, उसको लूट के ले गए ना। एक आदमी दूसरे आदमी को लूटता है तो क्या उसकी बाजू काट के लेके आता है? नहीं, उसके पास जो धन है उसको लूट के लेके आता है, उसका सोना लूट के लेके आता है, या कुछ भी जो जिसको भी आप धन धान्य बोल सकते हो, उसको लूट के लेके आता है। आदमी को थोड़ी ना काट पीट के लेके आता है, मैं आदमी को लूट के लेके आ गया। तो आखिर लूट किस चीज की हो रही है? तो जिसकी लूट हो रही है, समस्या तो उसकी है ना। समस्या जाति की कहां से हो गई, समस्या धर्म की कहां से हो गई? बल्कि जाति और धर्म भी जो इस समस्या, इसको समस्या बना के जो पेश किया जा रहा है, वो तो इसके नाम पे उनके अपने गोरख धंधे चल रहे हैं। जैसे पार्टीबाजी है, जैसे अभी आपने नरसिम्हा जी का दिखाया, या बीजेपी पार्टी है, वो कई बार हिंदू मुस्लिम करती है। तो वो किस चक्कर में करती है? वो इसलिए थोड़ी करती है कि उन्हें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई बड़े कॉन्सेप्ट उनको कोई क्लियर है। वो इसलिए करती है कि इनसे उनको इनको वोट सब जाती है। उन्हें तो वोट चाहिए। उनका जो धन है वो कौन है? उनका धन है वोट। अगर उनको वोट मिलेगी तो वो शासन में जाएंगे और वहां जैसे चाहे वो वैसे जी सकेंगे, जब तक वो शासन में है। जब शासन में नहीं होंगे, विपक्ष में होंगे, तो उतने ढंग से नहीं जी सकते जैसे वो जीना चाहते हैं। कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। अभी राहुल गांधी वैसे तो नहीं जी रहे होंगे जैसे वो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब जी रहे थे। फर्क होगा ना। तो मतलब उस बात का है, मतलब इस बात का नहीं है कि कौन सरकार में है और कौन विपक्ष में है और कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है।
ना। अभी जातियों के नाम पे कितनी सारी पार्टियां बनी हैं, अभी जातियों के नाम पे कितने सारे एनजीओ बने हुए हैं, तो वो क्यों बना रखे हैं उन्होंने? नहीं तो जाति की समस्या तो बड़ी आसान है सुलझानी। आज का संविधान भी आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने पीछे से जाति और धर्म निकाल के फेंक सकते हो, निकाल के फेंक सकते हो कि नहीं? एक ही दिन में आप फेंक सकते हो निकाल के। तो जाति धर्म तो आज ही खत्म हो सकता है, जिनको अपने नाम के पीछे से खत्म करना है। लेकिन असली समस्या तो वो नहीं है ना, असली समस्या तो वो है कि जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब चूंकि किसी एक विशेष जाति और ग्रुप को नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जाति की वजह से। अगर ये जाति नहीं होती तो ऐसा होता। ऐसा करके तो है नहीं ना कि ब्राह्मण में गरीब नहीं होते, या क्षत्रिय में गरीब नहीं होते, या जो वैश्य हैं उनमें गरीब नहीं होते, उनमें भी तो होते हैं गरीब। उनमें भी ऐसे ऐसे होते हैं जिनको रोटी खाने के लिए मुश्किल होती है कि नहीं? ऐसे लोग भी। लेकिन वहां मेजोरिटी नहीं होती वैसी, मेजोरिटी में लोग गरीब नहीं होते वहां पे, लेकिन वहां पर भी ऐसे ही होते हैं। तो मेन समस्या इसी बात की, मेन समस्या है यही कि, और ये रिसोर्सेज का भी, ये वाले रिसोर्सेज का नहीं है, क्योंकि खेती का क्या करोगे अगर उसमें से कुछ पैदा ना हो तो। मेन बात है कि जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए जो सुख सुविधाएं, जो सारी चीजें चाहिए, वो अगर हमें मिलती रहती हैं तो बढ़िया है, नहीं मिलती रहती तो यही शोषण है और यही परेशानी सारी। मूल बात ये है, मूल बात यह है, आप अब जैसे आप हैं, आपको अगर 10 लाख रुपए की सैलरी हो महीने में, तो आप किस जाति के हैं आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे बताइए थोड़ा सा। या किस धर्म के हैं आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? या नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं, या बाकी दुनिया क्या है, आपको क्या क्या लेना देना होगा उससे? कुछ भी नहीं। आप तो बढ़िया से जिस मॉल में जाएंगे एंजॉय करेंगे, जिस जिस फिल्म को देखना होगा देखेंगे, जिस जिस जिम में ज्वाइन करना होगा ज्वाइन करेंगे। आपको क्या लेना देना है कि भाई, और आप किस जाति से हो किससे नहीं हो, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। फिर अब वो, अब जैसे अंबेडकर जी थे, अब वो पहले शूद्र जाति से थे, बाद में वो बुद्ध बन गए, तो कुछ फर्क पड़ गया क्या? उनकी जिंदगी में कोई चेंज आया क्या इस बात से कि बाद में वो अरबपति बन गए, या बाद में उनकी बात ज्यादा मानी जाने लगी? ऐसा कुछ हुआ क्या? या वो ज्यादा बुद्धिमान हो गए? कुछ भी फर्क पड़ा क्या? या कल को आप अगर कल को ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अपने जीवन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस बजाय इसके कि अभी मंदिर जाते हो तब मस्जिद चले जाओ, वहां चले जाओगे गिरजाघर। अभी इस मान्यता को मानते हो तो अब उस मान्यता को मान लोगे। अभी आपका नाम रावल जी होगा तब रोबोट हो जाएगा। इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? तो मुद्दे की बात यह है कि अगर हम मेन मुद्दे की बात करें तो सारी दुनिया एक अच्छे से हो सकती है। अगर हम मेन मुद्दे की बात ना करें तो ये बड़ी मुश्किल है। जैसे अभी कितने सारे जातियों के नाम पे ग्रुप बने हैं, मुझे बताइए, वो कम से कम 30-30 40-40 साल से मेहनत कर रहे हैं जातियों के नाम से इकट्ठा करने की। SC ST OBC कर रहे हैं ना, लेकिन हुए क्या वो इकट्ठा? मुझे बताइए, हुए इकट्ठा क्या? नहीं हुए। किस SC ST OBC वाली सरकार को कोई सेंटर में मौका मिला क्या? मुझे बताओ, मिला क्या कहीं कभी भी? जबकि 80-85% तो वही है, तो वो क्यों नहीं मौका दे रहे? क्योंकि भाई बात ये नहीं है, असली असली बात जो है वो तुम उनको कर नहीं रहे जिसकी वजह से वो तुम्हें इकट्ठा हो जाए। आप उनको बोलिए कि भाई आपकी जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी जीने को मिलेगी, अभी इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं आप बोलते हैं कि नहीं आप तो इस जाति के हैं, ये जाति खराब है, इसका शोषण हो रहा, तो फिर क्या करें? इसमें शोषण तो हो ही रहा है, वो तो हमें मालूम है। आगे की बात करो, नहीं आगे हम तुम्हारा रिजर्वेशन बढ़ा देंगे। भैया उनको पता है 4 नौकरी हैं तो रिजर्वेशन में आप 75% 80% कर भी दोगे तो 3 ही नौकरी मिलेंगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? भाई बाकी कहाँ जाएंगे वो बताइए। तो इतने अंधे थोड़ी ना है वो लोग, उनको भी तो दिख रहा है कि जब नौकरी ही नहीं है तो रिजर्वेशन करके दोगे क्या तुम हमें?
तो ये सारी चीजें, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है कि जो ये लोगों में जाए भी और लोगों को अपील भी करे कि हाँ यार ये बात है ना, जो अमीर को भी अपील करे, जो गरीब को भी अपील करे। क्योंकि अभी अमीर की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी ऐसा समझा जाता है कि अरे भाई वो तो बढ़िया ठीक है, वो आर्थिक आधार से ठीक है, वो जो चाहे खरीद सकते हैं वगैरह वगैरह, मगर कई सारी इनसिक्योरिटी हैं, कई सारी परेशानी है। उस लेवल पर बने रहने के लिए उन्हें जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो आपस का कंपटीशन, बहुत सारा सिरदर्द है उनका। वो भी एक तसल्ली वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, वो भी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो बिना किसी पापड़ के, बिना किसी झमेले के। अभी उन्हें जिंदगी मिल तो रही है थोड़ी ठीक, लेकिन वो झमेले के साथ मिल रही है। तो जब उन्हें पता चलेगा कि संपूर्ण समाधान एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें झमेला बिल्कुल भी नहीं है, आप आपके हिसाब से आपको जॉब भी रहेगी, आपके हिसाब से आपको एजुकेशन रहेगी, आपके हिसाब से आपकी लाइफ रहेगी, तो कौन पागल है जो इसको मना करेगा। और पर्सनल सारी आजादी है, और अपनी हर बात को रखने का मंच है। आपको जो लगता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज है कि वो पूरी कम्युनिटी का जीवन बदल देगी, तो पहले वहां रखिए, कम्युनिटी के बीच रखिए, कम्युनिटी से वोट करवाइए, देखिए कि उनको भी ऐसा लगता है कि जैसा आपको लग रहा है। तो इसलिए मैंने जो पॉलिटिकल मॉडल दिया है वो मॉडल है कि उसमें 24 घंटे सत्ता की जो पावर है वो जनता के पास रहेगी। 24 घंटे, ऐसे 5 साल में एक बार नहीं, 24 घंटे। अभी हम नेताओं को 2 काम के लिए चुनते हैं, संविधान बनाने के लिए और उस संविधान के हिसाब से चलाने के लिए। उस संपूर्ण समाधान में जो पॉलिटिकल मॉडल है उसमें जो नेता चुने जाएंगे वो संविधान के आधार से चलाने के लिए चुने जाएंगे, संविधान बनाने के लिए नहीं। संविधान बनाने की प्रक्रिया जनता के थ्रू जाएगी कि वो जो नेता हैं, क्योंकि वो उस फील्ड में काम करते हैं, और एक तो उनका टेस्ट वगैरह भी होगा, उसके लिए कोर्सेज भी होंगे, टेस्ट भी होगा, जैसे MBA का होता है, डॉक्टरी का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, वैसे नेताओं के कोर्स होंगे, वो उन्हें पढ़ने होंगे, उसमें से उन्हें उत्तीर्ण होना होगा, और फिर वो उस वहाँ इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं और उसमें से उनका चुनाव होगा। उसके बावजूद भी वो प्रस्ताव कर सकते हैं कि भाई ये नियम बन जाएगा तो ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा, या ये नियम हट जाएगा, ये नियम में अमेंडमेंट कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। और वो बात जनता के फोरम में 3 महीने पड़ी रहेगी, और अगर 10% वोट उस नियम के अगेंस्ट नहीं आते हैं तो वो नियम बन जाएगा, मान लिया जाएगा कि जनता ने इसको मान लिया है। मानने के बावजूद भी संविधान की जितने आर्टिकल्स हैं सबकी लाइन 24 घंटे खुली रहेंगी। कोई भी आर्टिकल पर 10% नेगेटिव वोट हो गया कभी भी, तो वो अमान्य घोषित हो जाएगा उसी क्षण। इसका मतलब है कि 10% लोगों को ये परेशान कर रहा है, ये कोई नियम में कोई खराबी है, इसको ठीक कीजिए। इस प्रकार से ऐसी एक व्यवस्था जहां के जनता के हाथ में 24 घंटे सारी जॉब रहेंगी, सारे जॉब पे काम करने वाले लोग, कौन आदमी कितना सेटिस्फाई कर रहा है उसका एक इंडेक्स रहेगा, एक रेटिंग इंडेक्स रहेगा, जैसे अभी सर्विसेज का रहता है। तो एक ऐसा रेटिंग इंडेक्स रहेगा कि ये नेता के काम से, या ये ड्राइवर के काम से, या ये खेती वाले के काम से इतना इतना सेटिस्फेक्शन रेटिंग जनता की तरफ से आ रही है। उसका एक सिस्टम है उसमें पूरा, और वो कोई भी निकाल के देख सकता है। पूरा टोटल सिस्टम ऑनलाइन होगा, और कोई RTI फारटीआई लगाने की जरूरत नहीं है, वो टोटल सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, कोई भी कभी भी देख सकता है, क्योंकि जनता ही मालिक है उसमें। पैसा उसमें है नहीं जिसमें कोई हेरा फेरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ये सब करेगा, ये जड़ से खत्म। बैंकिंग सिस्टम खत्म, इंश्योरेंस सिस्टम खत्म, शेयर मार्केट खत्म, टैक्स सिस्टम खत्म, ये सब चीजें खत्म। ये आलतू फालतू की जरूरत ही नहीं है, इसमें लोगों को लगा रखा है बिना मतलब के, एक दूसरे को परेशान करने के लिए। तो काम वो वाला काम होगा जिससे सुख पैदा होता है, वो फालतू के काम नहीं जिससे ना कोई सुख पैदा होता है ना कुछ पैदा होता है, जबरदस्ती की चीजें करवा रखी। तो ऐसा ऐसा एक पूरा सिस्टम है, ऐसा एक पूरा समाधान है जो सारी समस्याओं को पैदा होने से ही रोक देगा। क्योंकि हर समस्या तो किसी कारण से पैदा होती है, बिना कारण के तो कोई समस्या पैदा होती नहीं। उसी तरह से सॉल्यूशन भी बिना कारण के नहीं आता है, उसका वहां कारण आप मौजूद करोगे तब वो कार्य के रूप में, परिणाम के रूप में आएगा।
तो ये जो पूरा सिस्टम मैंने बनाया है, इस सिस्टम में वो सारे कारण मैंने हटा दिए हैं जिनसे समस्याएं पैदा होती हैं, और वो सारे कारण डाल दिए हैं जिनसे सारी सुख सुविधाएं पैदा होती हैं। वो डिजाइन बना दिया है उस तरह का। जी, हसीन रोज कह रहे हैं कि सर को हर वीक यानी आना चाहिए आपके चैनल पे। जी, तो ये चीज है। तो आज तो मैं आपको ओवरऑल एक व्यू दे रहा हूं, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूं। इन्हीं सब चीजों को अगर आप बहुत गहरे से जानना चाहते हैं, एक एक चीज को, हर चीज को, कम से कम 600 से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं ऑनलाइन। 200 से ज्यादा वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, 200 से ही ज्यादा वीडियो आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, और 200 से ज्यादा 200 के लगभग मीटिंग्स हो गई हैं हम लोगों की ओपन मंच पर। उसमें ये सारे मुद्दे हम लोग उठाते हैं। वो एक दिन छोड़ के एक दिन फेसबुक होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन ओपन मंच की मीटिंग होती है, और ओपन ये यूट्यूब पे वीडियोस बनकर डलते रहते हैं। हिंदी में हैं इतने, तो इंग्लिश में बनने शुरू हो गए, बंगाली में बनने शुरू हो गए, पंजाबी में भी काफी सारे बन गए हैं। तो ये आप अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं, किताब को पढ़ सकते हैं, किताब को सुन सकते हैं। तो ये सारी समस्याओं की जड़ को खत्म कर रहा है, यानी माने जड़ से समाधान है, मूल से, हर चीज का। आप अध्यात्म के बारे में पूछना चाहें, अध्यात्म के बारे में पूछिए, रियल अध्यात्म क्या है। अभी का जो नकली अध्यात्म चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उसके रूट में क्या कारण है, वैसा ही क्यों वो चल रहा है, और वैसा ही क्यों चलेगा जब तक आप व्यवस्था नहीं ठीक करेंगे। पुजारी तब तक क्यों मूर्ति को पूजता रहेगा, वो वो वहां से हटेगा नहीं जब तक आप उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं उसके पेट पालने की। जब तक वो मूर्ति को पूजेगा, क्योंकि उसकी वो रोजी रोटी है, वो वहीं से रोजी रोटी उसको निकलती है, तो वो कैसे छोड़ेगा उसको। वो तो पूजा पाठ है। चोर कैसे चोरी छोड़ेगा, मुझे बताइए, जब तक उसको आप जॉब नहीं देते हैं। हेरा फेरी करने वाला हेरा फेरी कैसे छोड़ेगा, जब तक आप उसको उसका घर बढ़िया से चलाने का की गारंटी नहीं करते हैं, कब की व्यवस्था नहीं करते हैं। कैसे छोड़ेगा वो। तो चोर चोरी नहीं छोड़ सकता, तो आप कह रहे हैं कि पुजारी पूजा छोड़ेगा। आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिक जो लोग हैं वो ध्यान करवाना छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे वो। क्योंकि जो व्यवस्था सभी लोगों को टेंशन दे रही है हर घंटे, तो जब आदमी परेशान होगा तो कहां जाएगा, तो वो इन्हीं सब लोगों के पास जाएगा। फर्जी फर्जी जैसा जो भी है तरीका आजमाएगा। काम करता है नहीं करता है, क्या करेगा आदमी। पैसे तो खर्च होते ही हैं, तो उसमें उनकी रोजी रोटी चलती रहती है ऐसी। आप जितना मर्जी आस्तिक नास्तिक करते रहिए, जितना मर्जी लॉजिक झाड़ते रहिए, कोई इक्का दुक्के को समझ में आएगा तो ठीक है, वो आस्तिक बन जाएगा। लेकिन ये तो आस्तिक नास्तिकों की लड़ाई तो आप देख रहे हो, सदियों से है, आज से थोड़ी ना है। लेकिन क्या हुआ उससे। और पहले तो विज्ञान भी नहीं था, अभी तो विज्ञान भी इतना डेवलप हो गया, तब भी कोई इतनी बड़ी तेजी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसका रूट कॉज अलग है। आदमी किसी भगवान नाम की चीज को इसलिए मानता है कि उसके जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें हैं, उसे कोई एक सिंबल चाहिए, कोई एक साकार, कोई एक निराकार, वो आप जो भी कुछ उसका कर दो, वो सब आदमी इमेजिन कर ही लेता है। वो कुरान में निराकार लिखने से निराकार नहीं हो जाता। वो आदमी कुछ ना कुछ कर लेता है कि इस दिशा की तरफ बैठना है, इस दिशा की तरफ मुंह करना है। ये तो सब आकार ही है ना। फिर ऐसे प्रार्थना करनी, ये सब आकार नहीं है क्या? कुछ वैसा सोच लेता है, अच्छा सात आसमान ऊपर कुछ ऐसा जो आदमी जैसा नहीं है, कुछ और जैसा है। लेकिन काम तो वो वही कर रहा है। काम तो जाके वो वहां पूजा पाठ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कुछ वहां बोल रहा है कि भाई कुछ दे दे, मेरे जीवन में ये परेशानी है। वो इसी इसी बात के लिए तो जा रहा है। नहीं, आदमी मंदिर मस्जिद जा काहे के ले रहा है? उसके जीवन में जो कमी है, जो परेशानी है, उसी की अर्ज लेके जाता है, उसी की आरजू लेके जाता है कि भगवान कुछ करो। अब सिस्टम नहीं कर रहा है तो वो आदमी कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा ना। तो वो जा रहा है। तो आप सिस्टम में सबकी लाइफ ठीक कर दीजिए तो फिर नहीं जाएगा। और जाएगा भी तो ऐसे ही बैठ के आ जाएगा। जाता है तो जाने दीजिए। एंटरटेनमेंट है, जैसे कोई आदमी बैठ के चेस खेलते हैं, कोई आदमी ऐसे ही आंख बंद करके बैठ के आ गया, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। तो ये इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम है सर।
और इस तरह से ये पूरा का पूरा समाधान है, हर तरह का समाधान, पूरे जड़ से सारा समाधान है हर चीज का। क्या धर्म, क्या जाति, क्या आतंकवाद, क्या चोरी, क्या डकैती, क्या बलात्कार, क्या जाति, आप जो मर्जी बोले, आप जिस समस्या का नाम लें उस समस्या को मैं पूरा यहाँ एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि वो उसकी जड़ कहाँ पर है और उसका क्या समाधान है। कोई भी आप एक भी समस्या उठा लीजिए। जी सर। कोई भी अपनी तरफ से एक समस्या मुझे बता दीजिए आज आज के समय में, और मैं आपको वो बताऊंगा वो कैसे सिस्टम में रूट कर रही है, और उसका समाधान भी वहीं पर है, यहाँ पर नहीं है, या उस आदमी के पास नहीं है कि उस आदमी को बोलो कि तू ऐसा कर ले वैसा कर ले। एक भी समस्या आप बता दीजिए, एक भी। वो चाहे अपराध हो, वो चाहे कोई भी टाइप की क्राइम्स हो, वो चाहे कोई आपसी संबंधों की प्रॉब्लम हो, वो चाहे कोई जिसको आप आर्थिक समस्या कहते हैं वो हो, जिसको मानसिक समस्या कहते हैं वो हो, जिसको सामाजिक समस्या कहते हैं वो, कोई भी समस्या ले लीजिए, चाहे पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी ले लीजिए आप। सबकी सब समस्याओं का रूट है ये गलत प्रकार का अर्थशास्त्र। सरकार को भी आप देखिए, सरकार भी जब कोई काम करने जाती है तो बोलती है हमारे पास बजट नहीं है। अभी जैसे बोला कि भाई आप ये एमएसपी जो है रख दीजिए, बोले हमारे पास बजट नहीं है, यही बोल रहे हैं ना कि हमारे पास बजट नहीं। भाई हम सबको नौकरी चाहिए, भाई बजट नहीं है। नहीं तो सरकार की जेब से थोड़ी कुछ जाता है, लेकिन जैसी व्यवस्था है उसमें उन हर आदमी को सीमित करके रख दिया है, सरकार को लिमिटेड करके रख दिया है, आदमी को लिमिटेड करके रख दिया है, तो आदमी हिल नहीं पा रहा है। तो अब क्या करे फिर, आदमी जैसा कर सकता है बेचारा कर रहा है। जी आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे सर। जी आप एक बार आपकी कंप्लीट कर ले बात, फिर मैं अगले सवाल की तरफ चलूँ। हाँ नहीं, ये वाली कंप्लीट हो गई है। आप कोई भी, मैं आपको कह रहा था कि कोई भी एक भी समस्या आप ऐसी उठा लीजिए, कोई भी जो आपको लगता है कि भाई ये सबसे बड़ी समस्या है या ये अजीब सी समस्या है, उस सब का रूट आपको यही अर्थशास्त्र में जाके निकलेगा। आप कोई भी उठा लीजिए समस्या। जी तो इसके साथ अगर हम अब राजनीति की तरफ चले तो जी हमारी राजनीति कहीं ना कहीं हर एक राजनीतिक पार्टी में रिलीजन का या जाति व्यवस्था का एक पॉइंट पाया गया। वो अपना वोट बैंक हमेशा या तो धर्म के आधार पर खुश करके या जातियों के आधार पर खुश करके वोट बैंक बनाते हैं। अभी इन दिनों में कहा जा रहा है कि 2014 से पहले तो बहुत हिंदू मुस्लिम में अमन ही अमन था, लेकिन 2014 के बाद में अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि आज हिंदू और मुस्लिम आमने सामने खड़े हैं। अब इस बात में सच्चाई कितनी है वो तो रिसर्च की बात है, लेकिन जिस तरह से मीडिया के ऊपर ये पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल तो रहा है कि या तो हो सकता है कि मुस्लिमों में एक डर बैठाया गया है उनके नेताओं के द्वारा, उनके मौलवियों के द्वारा, और कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी डर बिठाया गया है कि आपके साथ में कश्मीर दोबारा से हो सकता है, आपका बंगाल जल रहा है या आपके यूपी में इस तरह की चीजें चल रही। तो इसी आधार पर ये सवाल उठता है सर कि क्या आप मानते हैं कि आज की हमारी जो पार्टी है, रूलिंग जो पार्टी है बीजेपी, क्या वो एंटाई इस्लाम एंटाई मुस्लिम है या ये सिर्फ एक डर बैठा के लोगों के भीतर रखा गया है? हाँ जी, इसको इसको अगर आप ढंग से देखेंगे मूल से, तो ये केवल डर है। ऐसे करके कोई भी पार्टी ना एंटी हिंदू होती है ना एंटी मुस्लिम होती है, पर वो ऐसा दिखाते हैं अपने आप को क्योंकि उसी आधार पर उनको वोट मिलता है। जैसे जो दिखाते हैं कि वो सेकुलर हैं, आप देखेंगे ठीक से वो सेकुलर भी नहीं है। जो ऐसा दिखाते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, आप ठीक से देखेंगे कि वो ठीक से हिंदू भी नहीं है, हिंदू पार्टी भी नहीं है। उन, उन, उन किसी चीज को ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा सा दिखता है कि कुछ उनका पक्ष झुका हुआ रहता है उस तरफ,
तो उतना तो उन्हें करके दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि दिखाएंगे नहीं तो फिर लोगों का उनके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा और वो उनको वोट नहीं देंगे। अब ऐसे पार्टियां करती क्यों हैं? कारण इसमें है कि क्योंकि उनके पास भी तो कारण होगा ना, वो भी तो पागल तो है नहीं है कि पागलपन में आके ऐसा करते हैं। वो भी तो कोई कुछ कैलकुलेट करते होंगे ना इसके पीछे के उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसकी मजबूरी में जाइए। जो भी सत्ता में रहता है तो अब वो कोई ना कोई अपने वादे करके आया होता है कि मैं जब आऊंगा तो मैं ऐसा ऐसा सब करूंगा, और वो आके करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसे कौन सा अपनी जेब से करना है, जो भी है वो तो यहीं से करना है, यहीं से पैसा लेना है, सरकार का है, जनता का ही पैसा है, जनता का ही काम है। लेकिन समस्या जब खड़ी हो जाती है कि जब उसको पता चलता है कि भाई साहब जितना बजट है उतने में मैंने जो वादे किए थे उसका 20% भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब 20% को जनता में जाके ढोल नहीं बजा सकता कि देखो मैंने तीर मार दिया, क्योंकि ये तो बेइज्जती होगी एक तरह की कि तुम 100% का वादा करके आए थे और 20% पूरा कर रहे हो। 50-60% भी करता तब भी आदमी उसको लेके जा सकता है। तो फिर अब क्या करे? तो अब ये क्या करते हैं कि कुछ एक कामों को उठा लेते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। 100 में से 5 काम उठा लेंगे, उन्हें कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिनका राग वो अगले इलेक्शन में जोर शोर से गाएंगे। और जो विपक्ष है वो जो नहीं किया है वो उसका राग जोर शोर से गाएगी। अब 4-5 काम करके आप काम के बदले वोट मांग नहीं सकते। अब क्या उपाय बचा वोट मांगने का, आप मुझे बताइए। अब तो यही बचा ना कि जो बिना पैसे वाला मुद्दा है वो उठाया जाए। अब बिना पैसे वाला मुद्दा कौन सा है? बिना पैसे वाले मुद्दे यही हैं, धर्म के, जाति के, यही सब है। इसमें कुछ पैसा तो खर्च होता नहीं है, इसमें कुछ करके तो दिखाना नहीं होता है, इसमें इसमें तो कुछ है नहीं ना, तो वो इन मुद्दों को उठा लेते हैं। और चूंकि उन्हें पता भी है कि इन मुद्दों से काम भी हो जाता है, वोट का ध्रुवीकरण होता है, एक लेवल तक तो होता ही है, तो उस लेवल तक वो जोर लगाते हैं, कामयाब हो जाते तो ठीक है, नहीं होते तो नहीं होते। तो इसलिए इसका पुट डाला जाता है। तो ये उनकी मजबूरी है, ये ऐसा नहीं कि वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो। नहीं भाई, आप मुझे बताइए, क्या अगर मोदी जी को 100 ट्रिलियन की इकोनॉमी दे दी जाए, थोड़ी देर के लिए सोचो, अमेरिका से 4 गुना ज्यादा, क्योंकि अमेरिका से 4-5 गुना ज्यादा अपनी जनसंख्या है, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लो कि भाई उनकी 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो मान लिया 100 ट्रिलियन पैसा मोदी जी को दे दिया, तो मोदी जी उसका गद्दा बनाएंगे या कि खर्च करेंगे? क्या करेंगे बताओ? खर्च ही करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब खर्च ही करेगा आदमी, तो मतलब जो होगा उसको तो खर्च करेगा ही। तो अब जब वो उसको खर्च करेगा तो मोदी जी की वाई वाई होगी कि नहीं होगी चारों तरफ, पूरी दुनिया में? बिल्कुल तो बिल्कुल कौन आदमी है जो फ्री में वाई वाई नहीं चाहता? मतलब जेब से एक पैसा नहीं लगा उसकी अपनी पर्सनल जेब से और वाई वाई भी हो जाए, ऐसा कोई पागल आदमी है कि ऐसा मौका मिले और वो ना करे इस बात को? तो बिल्कुल सर। इस हिसाब से आप समझ सकते हो, ऐसा करके नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन ऐसा खराब है कि इतना बद दिमाग है कि नहीं। भाई भारत की इकोनॉमी ही 2 से 3 ट्रिलियन के बीच में है, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो या तो उसको नहला लीजिए और या तो निचोड़वा लीजिए। तो अब बस इतना ही फर्क पड़ता है कि एक पार्टी आती है वो नहलाने पे काम करती है, एक पार्टी आती है कि भैया चलो थोड़ा, अब तो कई बार नहला लिया, अब निचोड़वाने पे आ जाइए कि भाई पिछली वाली सरकार ने सड़कें नहीं बनाई थी तो ये वाली सरकार सड़कें बना दे ज्यादा। ऐसे करके सब चलता रहता है। तो अब 2 से 3 ट्रिलियन में 140 करोड़ की आबादी का क्या हो सकता है? ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। अब इतनी तो इनको समझ नहीं है, इतना इनको ज्ञान नहीं है कि ये आर्थिक पॉलिसी चेंज करें, अर्थशास्त्र बदले। अब वो इनको क्या, वो अमेरिका जैसे देश में जहां इतनी, यहाँ से बढ़िया पढ़ाई है, यहाँ से ज्यादा वहां बजट खर्च होता है शिक्षा पर, वहां नहीं उतने बौद्धिक लोग पैदा हो रहे हैं, तो फिर भारत में क्या आशा की जा सकती है?
तो क्या ये कह सकते हैं सर हम कि कहीं ना कहीं या तो ये सरकार की एक कमी रही है कि उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हो पाया आम मुस्लिमों के साथ में। देखिए मौलाना है, मौलवी है या जो उनके नेता है, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अगर ये डर उनके अंदर बसा है तो वो कभी भी निकले, ताकि अगली बार वो उनको वोट दे और वो सत्ता में आ सके। तो बिल्कुल। आम आदमी के मन में, आम मुस्लिम के मन में ये जो डर है, क्या ये गवर्नमेंट की गलती है या उनका कम्युनिकेशन गैप है कि वो उस डर को निकाल नहीं पाए और नहीं नहीं, हाँ, उनका विश्वास नहीं जीत पाए इसमें? जी जी, इसमें किसी की गलती नहीं है। गवर्नमेंट भी पूरा प्रयास करती है क्योंकि उन्हें भी वोट चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि मुसलमानों को मौलाना और उनके लीडर जो समझाएंगे वो उसको ज्यादा सीरियसली लेंगे, या कि दूसरे कम्युनिटी का जो लीडर है वो समझाएगा उसको ज्यादा सीरियसली लेंगे? स्वाभाविक और रूप अपने से नेता किसको को सीरियसली लेंगे? हाँ तो बस अपने तो नेता वो को ये, अपने मौलाना। हाँ तो अब इसमें दूसरे कम्युनिटी के लीडर की क्या गलती है? ये स्वाभाविक बात है। नहीं, पर ये तो होना चाहिए ना सर, जैसे मैं अगर आपसे डर रहा हूँ, हाँ कोई आके मुझे कहता है जो मेरे जान पहचान का, जैसे उत्पल भाई मान लेते हैं, मेरी आज उत्पल भाई से काफी अच्छी जान पहचान है। वो आके मुझे जी कहता है कि प्रेमजीत जी से दूर रहो, तो मैं उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। अब मैं उनकी सुनता हूँ, आपको ये बात पता चले कि मैं आपसे डर रहा हूँ, बिना बात के डर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी तो प्रयास कर सकते हैं ना सर, ये कि आप वो जो डर मेरे मन में है वो आप निकाल सकें। हाँ, तो प्रयास तो करती है ना सरकार, बोलती तो है सबका साथ सबका विकास, और वैसा करने की कोशिश करती है। ले, लेकिन वो भी तो पूरी तरह से खुल के नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी तरह से खुल के करेगी तो हिंदू वोट चला जाएगा। सवाल ये नहीं आता है ना सर कि हाँ मतलब तो फिर कहीं ना सवाल कहीं तो बीजेपी को अपनी वो हिंदूवादी वाली जो छवि है वो बरकरार रखनी बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर उसको वोट नहीं मिलेगा। तो उनकी देखो, तो इसकी हाँ उनकी मजबूरी भी देखो ना, क्योंकि क्योंकि आप उनकी कमी तो देख रहे हो मगर उनकी मजबूरी नहीं देख रहे कि वो कर क्यों रहे हैं। अगर उसके उनकी मजबूरी नहीं देखोगे, वो वाला कारण नहीं देखोगे, तो उसका निवारण नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि इसमें उनके सर पास तो निवारण नहीं है, ये पक्का है। जी इसमें हम जी जी। आरएसएस की कुछ भूमिका मान सकते हैं? हाँ हाँ, इसमें सबकी ही होती है। जैसे आरएसएस की भी भूमिका है, क्योंकि बीजेपी के पीछे वो उसी का संगठन है। और आरएसएस में अभी कोई मोदी जी के समय में 10 करोड़ से भी ज्यादा कोई उसमें रजिस्ट्रेशन हो गए थे, माने उतने लोग उसमें जुड़ गए थे। अब 10 करोड़ का मतलब बहुत होता है। तो उसका पूरा हाथ होता है। और केवल आरएसएस ही नहीं है, हिंदूवादी जितनी भी संस्थाएं होंगी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी होंगी, और वो अगर खुले तौर पर भी नहीं तो ढके तौर पर उनको सपोर्ट करते होंगे। उनको कोई ना कोई ऐसे काम देते होंगे, या एनजीओज हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे उनको वो देते होंगे, क्योंकि सरकार के पास में ऐसे तरीके होते हैं कि वो अपने उन लोगों को इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। कुछ ठेके के काम देके या कोई एनजीओ वाले काम देके वो इनडायरेक्टली उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार की बात हर एक सरकार रखती है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो। क्योंकि नहीं तो उनके जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो करते हैं वो अगली बार करेंगे नहीं फिर, क्योंकि सब लोग लाभ के लिए ही करते हैं। अंत तो गतता एज ए फ्री फोकट में कोई नहीं करता है। तो वो कोई ना कोई ऐसी स्कीमें चला के रखते हैं कि जब वो सरकार में होते हैं तो अपने उन लोगों के थ्रू उस स्कीम को ले जाते हैं, और उसमें उनका भोजन पानी हो जाता है। पर सरकार इससे बढ़कर भी कोई प्रयास कर सकती है, आपको ऐसा लगता है सर? नहीं, मौजूदा जैसे स्थिति में जितनी उनकी समझ है, जितना बजट है, जैसी भारत की स्थिति है, मौजूदा सरकार अभी उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो उनकी समझ भी तो देखो ना, वो है कौन। अब जैसे मोदी जी को देख नहीं लीजिए, पर मोदी जी ट्वेल्थ ट्वेल्थ पढ़े लिखे आदमी है। अब ट्वेल्थ पढ़े लिखे आदमी से आप क्या कितनी अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं, पर वो तो ऐसा होता है ना सर कि जैसे मोदी जी नहीं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, हर तरह के वो सोशल साइकोलॉजी भी समझते हैं, उनको इकोनॉमी की भी समझ होती है, हर तरह की समझ होती है। लेकिन इसके अलावा सर जब हम देखते हैं, आपको याद होगा एक बार किसी मंच के ऊपर मोदी जी ने मना कर दिया था एक टोपी पहनने से, मुस्लिमों द्वारा दी गई टोपी पहनने से, या फिर अभी पिछले साल जब योगी जी किसी मजार पर गए थे तो उन्होंने भी वहां पर टोपी पहनने से मना कर दिया था। तो इस तरह की जो चीजें हैं,
या योगी जी का जो बयान आया था, आपको याद होगा कि अगर वो हमारी एक लड़की लेके जाए तो आप उनकी 10 लेके आए। इस तरह की चीजों को सपोर्ट करके कहीं ना कहीं ये डर या तो वो बिठा रहे हैं, या इससे अच्छा काम मोदी जी ये कर सकते थे। जैसे कांग्रेस को हालांकि कहा जाता है कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति में कांग्रेस बहुत ज्यादा रही, और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि कांग्रेस ने ये काम जरूर किया है कि उन्होंने एक वर्ग जी विशेष जी की बहुत ज्यादा सहायता की थी। तो मोदी जी मुस्लिम अपीजमेंट ना करते, ठीक है, लेकिन वो जो डर है वो किसी ना किसी तरीके से तो मिटा ही सकते थे। जैसे अभी 3 तलाक का मामला जैसे होगा, तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया मुस्लिम महिलाओं ने, हाँ। जब 3 तलाक की उन्होंने बात की और 3 तलाक का वो जो निपटारा किया। तो हम्म। इस तरह के दूसरे प्रयास भी नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे। जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि एक हाथ कुरान एक हाथ लैपटॉप जैसी उन्होंने बात कही थी। तो नहीं तो ऐसे ये छोटे तो छोटे वो प्रयास। ये तो वो जी कभी कभी करते हैं ना, ये कभी कभी तो ये दिखाने के लिए करते हैं कि ताकि जब उनके ऊपर आरोप लगाया जाए तो वो बता सकें कि देखो मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसे दो चार एग्जाम्पल बता के, है ना। तो अब वो कर क्यों नहीं सकते, वो मैंने आपको बता दिया कि हिंदू वोट चला जाएगा। फिर तो सर राजनीति की बात ही तो यही आ जाती है ना सर, कि हाँ तो वो राजनीति तो है तो ही है। बिल्कुल आपकी धर्म से चले, राजनीति भी छोड़े, जो आपकी सरकार जो है उसमें तो कम से कम धर्म वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें जिस तरह से कांग्रेस ने रूल किया, और वो फेमस थे मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, ठीक है, जी तो इससे कहीं ना कहीं एक गैप आपकी दो कम्युनिटी के बीच में गैप बना। अगर कांग्रेस शुरुआत से वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति ना करती तो शायद ये जो गैप है ये क्रिएट नहीं होता। दूसरा हाँ बिल्कुल। आजादी के जी बाद से ही, हाँ जी हाँ। आजादी के बाद से ही। आप ये बात सही कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने अपीजमेंट किया तब तो हिंदुओं को लगा ना कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो अब उनके साथ जो पार्टी खड़ी होगी वो धीरे धीरे ध्रुवीकरण उधर हो गया। तो अब इस बात, ये बात आपकी सही है, लेकिन अब कांग्रेस अगर ऐसा ना करती तो शायद वो इतने दिन रह भी नहीं पाती, क्योंकि बाकी उसकी पॉलिसीज को इतनी बढ़िया तो थी नहीं कि उसने कोई गरीबी दूर कर दी हो, जो समस्याएं थी वो कोई दूर करी हो। फिर तो हर 5 साल में सरकार बदलती, क्योंकि फिर तो नहीं मामला पर विकास का अपीजमेंट होता। के नाम पे भी सर, अपीजमेंट के नाम पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया ना। जैसे आपको वो शाहबानो वाला एक केस याद होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ और था, और उन्होंने हम्म। सदन में जाकर उसको बदल दिया। मतलब हाँ मुस्लिम महिलाओं के साथ में ये एक तरह से धोखा ही कह लिया, बिल्कुल हाँ हाँ। प्योरिटी में एक सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस का मुस्लिम महिलाओं के साथ में ये था। और जी जी दूसरा जी वो जी जी। चाहते तो जो जो चार शादियां जो मुस्लिमों में होती चाहती तो वो रोक सकती थी कांग्रेस उस टाइम। जो जी बिल्कुल हलाला रोक जैसी सकते थे। व्यवस्थाएं आज मुस्लिम महिलाओं के साथ में हलाला जैसी व्यवस्थाएं चलती है, 3 तलाक जैसी बातें जी हाँ चलती थी उस टाइम, वो कांग्रेस चाहती तो रोक सकती थी। लेकिन चले उन्होंने बिल्कुल। नहीं किया। तो 2014 में ये हुआ कि उस सरकार के बोरिया बिस्तर बांध दिए गए, ना सिर्फ केंद्र से हाँ बल्कि स्टेट वाइज भी उसकी हार होती गई। लेकिन जी जी जी। जब नरेंद्र मोदी जी जब राजनीति में आ चुके थे तो वो ऐसा कर सकते थे कि हम असल सेक्युलरिज्म की तरफ जाते, जबकि उन्होंने रास्ता शायद हाँ ये पकड़ लिया कि वो हिंदुत्व की तरफ चले गए। हाँ तो लेकिन वो जिस क्या बीजेपी के साथ लेकिन पास में ये ऑप्शन ऑप्शन था कि वो सेक्युलरिज्म की तरफ जाए या नहीं था? नहीं, नहीं था उनके पास में ये ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन आप शुरू से ही लेके चल सकते हैं, बीच में लेके नहीं चल सकते। आपने वोट अगर हिंदू के नाम पे इकट्ठा किया है तो अब आप आके हिंदुओं को नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे तो हिंदू वाला वोट टोटल हट जाएगा, फिर खाली मुस्लिम वाले वोट से तो नहीं आप कर पाओगे कुछ भी, लेकिन क्योंकि सर अब आज बाहुल्य में तो उनकी हिंदू ही वोट पॉपुलेशन है। भी तो बहुत बड़ी है ना सर। जैसे हम कहते हैं हाँ हाँ। जैसे आप ये देखें, जब म्यांमार से रोहिंग्याओं को निकाला गया, या फिर जी बांग्लादेश से टीएमसी पे, आपको पता है अक्सर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने 5 लाख से 8 लाख के करीब जो बांग्लादेशी मुस्लिम थे अवैध तरीके से हम्म, उनको बंगाल में लाया और उनको वोटर आईडी दे दी गई। इस कारण टीएमसी, इस बार नहीं पिछली बार टीएमसी इसलिए जीती थी। उसके बाद आप जी देखें जब रोहिंग्याओं की बात आती तब भी टीएमसी के ऊपर, और ना सिर्फ टीएमसी के ऊपर, केजरीवाल पर भी जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी पर भी ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने भी अवैध तरीके से रोहिंग्याओं को बसाया है। तो हाँ जैसे आज मेरे मोहल्ले में पिछले 6-7 महीनों पहले एक बांग्लादेशी परिवार पकड़ा गया था, जो बिल्कुल इलीगल था।
वो बांग्लादेश से आए, यहाँ आकर बस गए, और या वो जो रंगाई छपाई का काम है वो करके अपना परिवार पालता था। तो पूरे मोहल्ले को पता था, उसके आसपास के जितने मुस्लिम थे उनको सबको पता था कि ये बांग्लादेश से आए हैं और ये यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। और 2-3 महीनों बाद में उनके जो, क्योंकि पार्षद, उनकी किस्मत अच्छी थी कि पार्षद उस समय मुस्लिम ही था, तो उनके वोटर जी आईडी भी बन गए, उनका आधार कार्ड भी बन गया, इस तरह से उनको डॉक्यूमेंट सारे मिल गए। लेकिन जी अगर वही परिवार किसी हिंदू बस्ती में आकर बसता और हिंदू, अगर एक व्यक्ति को भी पता चल जाता ये कि ये इलीगल बांग्लादेशी है जो यहाँ आकर बसे हैं, तो शायद वो इतने दिन नहीं रह पाते। लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम बस्ती के अंदर थे तो लोगों को नहीं पता चला, वो तो उनका जी परिवार में आपस में झगड़ा हुआ, उस झगड़े को जब निपटाने पुलिस पहुंची तब उनको पता चला कि ये इलीगल बांग्लादेशी। तो ये जी बताने का मेरा उद्देश्य ये है सर, ये एग्जाम्पल देने का उद्देश्य ये है कि अगर मुस्लिमों में डर ज्यादा बढ़ता जाएगा तो इस तरह के जो इलीगल निवासी होंगे वो मुस्लिम एरिया में आकर बसते जाएंगे, जिस कारण से हो सकता है कि मतलब जो हमारे टैक्स का पैसा एक भारत के नागरिक के ऊपर खर्च होना होना चाहिए, उसमें आपको एक्स्ट्रा बर्डन मिलता है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी जो मुस्लिम लोगों की जो जनसंख्या है वो ये सोचती है कि हमारा जो प्रधानमंत्री बैठा है वो हमें कभी भी मरवा सकता है। जी हाँ, तो बिल्कुल। इन चीजों को देखते हुए क्या बीजेपी ये ऑप्शन चुन सकती थी? क्या ठीक है 2014 में जब वो जीत गए, उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए, बीजेपी ने अच्छे काम भी ऐसे किए हैं जिनसे उनको वोट मिल सकता था। तो क्या 2019 के इलेक्शन में वो ये कर सकते थे कि वो थोड़ी सी राह जो है वो हिंदुत्व से हटाकर वो सेक्युलरिज्म की तरफ ले जाते? नहीं देखो, कर तो कोई कुछ भी सकता है अगर आप खाली पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो। लेकिन बात ये है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, सवाल इस बात का है। और चूंकि उन्होंने नहीं किया, और नहीं करने का कारण इतना ही है कि वो अगर करते तो ये दो दूनी चार जैसी बात है कि हिंदू जो वोट है वो उनसे छिटक जाता। क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके ही तो वोट पाया था ना। हिंदू मुस्लिम करके वोट पाया का मतलब है कि वो ये दिखा रहे थे कि वो हिंदूवादी पार्टी है, ऐसा वो दिखा रहे थे। तो अब वो अचानक कैसे अपना करेक्टर चेंज कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो फिर जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों सपोर्ट करेंगे? तो क्या सर आप इस चीज को, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के लिए इस चीज को खतरा मानते हैं? हाँ जी, इसी के लिए क्या, अभी तो जितना भी दल तंत्र चल रहा है वो इसी देश में नहीं, कोई भी देश में, अमेरिका हो, कहीं कहीं का भी हो, ये कोई इतनी सक्सेस चीज है नहीं है। आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड आपको मिलेगा 82% जो अर्निंग है वो 1% की जेब में जा रही है वर्ल्ड लेवल पर। भारत में वो 73% है। सर इसको वापस रिपीट करें सर एक बार। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल फर्म है जो कि इन सब चीजों का लेखा जोखा करती रखती है और बताती है पूरी दुनिया को कि किस देश में कितनी इकोनॉमी हो रही है और वो इकोनॉमी किसकी जेब में कितनी जा रही है। उससे संबंधित वो सारा का सारा लेखा जोखा रखते हैं और बताते हैं। तो नेशनल वाइज भी बताते हैं और इंटरनेशनल वाइज भी बताते हैं। तो भारत का आप देखेंगे तो 73% से भी ज्यादा अर्निंग इनकम 1% की जेब में है। 1%, समझते हैं ना, एक बस। 99% आदमी की इनकम जो है वो 27% है भारत की जो टोटल इनकम है उसमें से। वैसे ही जो वर्ल्ड की टोटल इनकम है उसमें से 82%, माने और बहुत सारे देश हैं जिनकी हालत भारत से भी ज्यादा खराब है। तो वो क्योंकि पूरे दुनिया का एवरेज है, तो 82% जो इनकम है वो 1% की जेब में लगातार है और जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या पॉलिटिकल पार्टी और क्या पॉलिटिकल मॉडल और क्या आपका कुछ भी, अब बाकी सब कुछ ले लीजिए, वो कैसे 99% आदमी को सेटिस्फाई करेगा? वो जाति, धर्म, कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी उठा लीजिए, क्योंकि ये सारे केवल तरीके ही बनते हैं आदमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। आदमी को मतलब 99% आदमी को किसके द्वारा?
1% आदमी के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि वो 1% जानबूझ के ऐसा करता है, वो 1% शोषण करने के लिए मजबूर है और 99% शोषण करवाने के लिए मजबूर है। क्यों? सिस्टम ऐसा है। अब सिस्टम एक आदमी ना अडॉप्ट करता है ना एक आदमी लाता है, ये एक सामूहिक प्रक्रिया है कि खोज खोज जरूर एक दो चार आदमी मिलकर कर देती है, एक आदमी कर देता है। जैसे कि उस समय जब हुआ कि भाई देश के लिए संविधान की जरूरत है, तो B.R. अम्बेडकर जी और उनकी कोई जो टीम थी पूरी, वो उन्होंने जैसे तैसे कुछ यहाँ से कॉपी किया, कुछ वहां से, कुछ अपनी समझ से लिखा, जो भी कुछ वो करके बना के रख दिया और फिर वो भारत के लोगों के ऊपर थोप दिया। मेरे ख्याल है उसका कोई सर्वे तो कराया नहीं था इन्होंने, थोप दिया है। तो उसको अब तक लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है और उसके जो परिणाम आ रहे हैं वो हम सामने देख रहे हैं कि 73% जो धन है वो 1% की जेब में जा रहा है। ये इस संविधान का आउटपुट है और ये इस वर्ल्ड संविधान का आउटपुट है जो ज्यादातर दल तंत्र सारे दुनिया में चल रहा है। या इसको बोले आप आंशिक लोकतंत्र और या इसको दल तंत्र बोल सकते हैं। आंशिक लोकतंत्र इसलिए क्योंकि हर 5 साल में 4 साल में सत्ता की पावर जो है वो जनता में वापस आ जाती है एक दिन के लिए, और वो अगले 4 साल या 5 साल के लिए, अमेरिका में बोले तो 4 साल के लिए, यहाँ बोले तो 5 साल के लिए, वो एक दल के पास चली जाती है। तो ये दल तंत्र इसको बोल सकते हैं क्योंकि 4 साल जिसके पास है वो ज्यादा बड़ा हिस्सा है, तो उसके नाम से बोलेंगे तो ये एक दल तंत्रीय व्यवस्था है अभी दुनिया में। या बोलेंगे आंशिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आंशिक रूप से 1% बोल सकते हो ऐसे। तो ये है। अब ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो मैंने लिखी है वो 100% लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दल वहां है ही नहीं है। तो ये चीज है। तो ये किसी देश में सक्सेस नहीं है ना, किसी देश में सक्सेस नहीं है, पूरी दुनिया में सक्सेस नहीं है। कौन सा ऐसा देश है जिसके अड़ोसी पड़ोसी देशों से समस्या नहीं है? कौन सा देश है? आप मुझे बता दो एक भी। फिर फिलहाल तो नहीं है सर कोई। हाँ, तो इस, और आप मुझे बता दो कि कम से कम आर्मी पुलिस इन सब पर 40% हर देश का बजट खर्च होता है, हर देश का। 40% थोड़ा होता है क्या? बहुत होता है 40%। और उस 40% में भी ऐसा होना सर कि आप खाली पुलिस वालों पे खर्च कर रहे हो तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बने, उस 40% का भी बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ आपका हथियार बनाने में जाता है कि कल को हाँ हाँ, पाकिस्तान वही अगर वही। हमला करेगा तो हम उससे बच पाएंगे। यस यस यस, हथियार में, इनकी सैलरी में, रख रखाव में, इनकी बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसी सब में जाता है। टोटल बता रहा हूँ मैं बाकी आपको, पुलिस वालों की 40%। तो सर स्थितियां, पुलिस वालों की तो स्थितियां ऐसी है कि आपको याद होगा जब कसाब को शहीद तुकाराम जी ने जब पकड़ा था तो एक लकड़ी की मदद से उन्होंने उससे अजमल कसाब को पकड़ा था। उनके पास में जो हाँ बंदूकें थी वो किस्मतों पर चलती थी। हाँ, किस्मतों पर और चल गई दूसरी तो चल तरफ गई, जब नहीं आप तो फट देखते गई हैं तो कि फट। आप एक, जी जी जी। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो आप एक न्यूक्लियर स्टेट है जो हाँ, न्यूक्लियर स्टेट। इस पूरे विश्व में अंगुलियों पर गिने जितने देश है जो न्यूक्लियर स्टेट है। मतलब जी एक हाँ तरफ जी तो हाँ, आपने अपनी बिल्कुल। व्यवस्था इतनी अच्छी बना ली है और दूसरी तरफ जब, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, बड़े बड़े मिसाइल हो गए, उनका यूज 100 साल में या 50 साल में कोई देश एक बार करता है। लेकिन जो पुलिस जो है, पुलिस को हर दिन मुजरिमों से आर पार की लड़ाई करनी होती है। उनके पास में मतलब जो आपके घर के अंदर जो दुश्मन है उससे लड़ने के लिए आपके पास में लठ है, और जो हाँ सिर्फ जिस जो वास्तविक दुश्मन है उससे लड़ने के लिए आपके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, और जो जो एक तरह से अनुमानित जो दुश्मन है कि पाकिस्तान कल को लग कर सकता है, उसके लिए आप अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसी हिसाब से, इसी पर सर मेरा हालांकि आपके सर विचार सुनकर अब सवाल तो मेरे दिमाग में सर इतने सारे बन रहे हैं, और मैं जी चाहूँ जी। वो सारे सवाल आपसे पूछ लूं और उनके ऊपर आपके जवाब दूं, लेकिन समय है, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। तो मेरे अंतिम, आज के लिए अंतिम दो सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा सर जल्द ही आप वापस दिखाई देंगे, क्योंकि दर्शक भी काफी सारे कह रहे हैं कि सर को आना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो मैं कोशिश करूंगा जब आपके पास में टाइम होगा तो मैं आपको